अच्छा, आज की जो टॉपिक है वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, फर्स्ट ग्रेड डिबेट, टाइप्स ऑफ रियलिज्म और सेकंड ग्रेड डिबेट तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई कि सेकंड ग्रेड डिबेट, लेकिन वो भी है इसमें, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर पहले से क्या होगा। हम लोग पता अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो सबसे पहले पता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, मतलब पहले क्या हुआ, इससे पहले मैं कहानी सुना थी। जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया नहीं आई थी ना, तो वर्ल्ड का कंडीशन कैसा था, हर जगह वार हो रहा था, है ना। कोई भी कंट्री मान लो ए बी सी डी ई, है ना, कोई भी किसी ए कंट्री बी की कंट्री में इंटरफेयर कर रही है, बी कंट्री सी में कर रही है, और इस तरह से क्या होता है, लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। पूरा यूरोप में तुम देखोगी ना वार का सिचुएशन था। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से अगर तुम यूरोप का सिचुएशन देखोगी तो तुमको क्या मिलेगा, वार, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, वार, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी, है ना, कि हर जगह वार ही देखने को मिल रहा है। तो यूरोप में हुआ 30 ईयर वार, ठीक है ना। लेकिन ये वार हो रहा था, इस वार के थ्रू पूरा यूरोप पूरा वार में आ गया था, है ना। कहीं पर भी पीस नहीं था, हर जगह वार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो ये वाला डेट याद करो, 24 अक्टूबर 1648, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब की है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आई हुई है। हमेशा 1648 आदमी याद करके जाता था, लेकिन इस बार तुम्हारा अक्टूबर पूछा, 24 नहीं पूछा था, लेकिन डेट मंथ का डेट लिखा हुआ था, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो जब 30 ईयर वार चल रहा था ना, तो बोला गया कि अब हम लोगों को क्या लाना है, कुछ पीस के लिए कुछ कुछ करना होगा, जिसकी वजह से, है ना, पूरा यूरोप में पीस मेंटेन। तो पूरा यूरोप में पीस को मेंटेन करने के लिए एक ट्रीटी लाया गया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, है ना। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले यूरोप का सिचुएशन क्या था, हर जगह वार हो रहा था। एक कंट्री दूसरे कंट्री में क्या कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी, है ना। कोई सॉवरेनिटी नाम का चीज बोलकर कुछ नहीं था, ना सॉवरेनिटी थी, कुछ नहीं, जिसको हर कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल मामला में इंटरफेयर कर रही थी, है ना। तो इस वजह से 30 ईयर वार हुआ, जिसकी वजह से यूरोप में पूरा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आ गया था, वार का सिचुएशन आ गया था। तो इसके बाद बोला गया कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, ठीक है ना। ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब की है, 24 अक्टूबर 1648, ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने क्या क्या चीज लाया, सबसे पहले इसने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से निकल के आया एक चीज, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, जैसे तुम अपना हर डिसीजन खुद ले पा रही हो, है ना। मान लो कि तुम लोग इंडिविजुअल हो, है ना, ए मान लो एक पर्सन है या कंट्री जो भी मान लो, ये अपना हर डिसीजन खुद ले रहा है, और किसी का भी बी का ये हिम्मत नहीं, मतलब बी के अंदर इतना ये नहीं है एबिलिटी, वो ए के इंटरनल मामला में इंटरफेयर कर सकते, है ना। सॉवरेनिटी का मतलब यही होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमारे टेरिटोरी या हमारी कोई भी इंटरनल मामला में दूसरे कंट्री जो है ना इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में एक शब्द को यूज किया गया, एक वर्ड को यूज किया गया जिसका नाम था सॉवरेनिटी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। लड़ाई क्यों हो रही थी, लड़ाई हो रही थी ए बी सी डी सब एक दूसरे के इंटरनल मामले में क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। जब प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी आ गया तो बोला गया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल मामला में इंटरफेयर नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो यानी एक कंट्री क्या है, सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल कहां से निकल के आया था, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से निकल कर आया था। देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब क्या, नॉन इंटरफेरेंस द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर स्टेट। जितने भी यूरोप में जो दूसरे स्टेट है ना, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यही को बोलते हैं सॉवरेनिटी। दूसरे के हर एक कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट देंगे। मान लो कि ए कंट्री है ना, ए कंट्री अपने कंट्री में अगर कोई डिसीजन ले रही है तो बी कंट्री जो है ना उस डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यही का मतलब हो गया कि दूसरे के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। समझ में आ रही है, नहीं आएगी तो मुझे बोला तुम, ठीक है ना। तो बोला यहाँ से ही स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। जब सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया ना, तो यहीं से तुम्हारा स्टार्ट हो गया वर्ल्ड में किस चीज का कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया,
ठीक है। उसके बाद आया ट्रीटी ऑफ अनट्रिस्ट, ठीक ना, ये अप्रैल 1713, इसका डेट नहीं दिया हुआ, मंथ दिया हुआ है, हर जगह देख लिए बुक में, ये में, हर जगह इसका मंथ दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है ना। ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, लेकिन डेट नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, हम डेट ही याद करेंगे, है ना। ट्रीटी ऑफ अनट्रिस्ट जो है, ये पीस ऑफ अनट्रिस्ट वाज ए सीरीज ऑफ ट्रीटीज साइन बिटवीन, ये साइन हुआ था 1713 से लेकर 1715 तक। इसके इसके थ्रू क्या किया गया था, स्पेन में, है ना, स्पेन में जो मोनार्की सिस्टम था ना, सक्सेशन वाला सिस्टम था ना, उसको खत्म किया गया था। बाकी इसका तुमको की पॉइंट याद नहीं करना है, ट्रीटी ऑफ अनट्रिस्ट का खाली डेट याद करना, अप्रैल 1713। बाकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में तुमको याद करना है कि यहाँ पे सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल आया और यहाँ से ही मॉडर्न स्टेट सिस्टम का बिगिनिंग हो गया। मान लो तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न स्टेट सिस्टम का बिगिनिंग कहाँ से हुआ, कौन सी ट्रीटी से हुआ, था ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। तो किस कॉन्सेप्ट से, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, वहां से ही वर्ल्ड में बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अनट्रिस्ट आई, ठीक है। इसका तुमको कीबोर्ड नहीं याद करना है, जिसका याद करना मैं वो याद कराऊंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन में किस चीज को प्रमोट किया जाता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ठीक है ना। किस चीज को खत्म, किस चीज को, पूरा यूरोप में क्या आ गया था, है ना, पूरा यूरोप में नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक आइडिया जो है ना स्प्रेड हो गया था, मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया, मोनार्की सिस्टम वीक पड़ गया था यूरोप में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आई थी। उसके बाद हुआ कांग्रेस ऑफ वियना, ये कब हुआ था, देखो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ना क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है और ये सब पुराना क्वेश्चन है, जैसे पहले, और ये जो मैं ऊपर पढ़ा, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया इस बार का क्वेश्चन है, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया बहुत बार आई, एक दो बार में नहीं बोल सकती, या ट्रीटी ऑफ अनट्रिस्ट, ये सब बहुत बार आई, ठीक है। तो मुझे तो पूरा वर्ल्ड का सिस्टम पढ़ाना है, तो मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वर्ल्ड में कि कांग्रेस ऑफ वियना आई। कांग्रेस ऑफ वियना क्या किया, इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का जो सिस्टम था ना उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और क्या क्या है, European power organize borders, establish the balance of power system and maintain stability। यहाँ पर ही कांग्रेस ऑफ वियना में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया, है ना। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठा हो, है ना, तो हमको याद है 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना के बाद क्या हुआ, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1। भाई मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल इसे मैं पढ़ा रही हूँ, हालांकि तुम लोग को याद होगा, है ना। उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 को ऑफिशियली कैसे खत्म किया गया, ऑफिशियली, एक तो मैं कल पढ़ाई थी कि खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर आर्मिस्टिस ट्रीटी के एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन ऑफिशियली कैसे बंद किया गया, वो तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल का ये वाला डेट याद करो, वो वाला नहीं, साइनिंग डेट याद करो, 28 जून, क्योंकि एग्जाम में अब तुमसे डेट पूछा जा रहा है ना, 28 जून 1999। 1999 हमको पता, तुम लोग को याद है, तुम लोगों को 28 जून याद करना पड़ेगा। तुमको यहाँ पे दो चीज का, एक तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया का याद करना पड़ेगा, है ना। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया का भी हम बताए तुम लोगों को, एक मिनट जो मैं फिर से दिखा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया क्या है भाई, 24 अक्टूबर 1648, है ना। और अप्रैल 1730 में ट्रीटी ऑफ अनट्रिस्ट, है ना। उसके बाद तुम्हारा, हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है ये क्या है, ये 28 जून 1919 का है ना। यहाँ पे ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म हो गया था। यहाँ पे जर्मनी को बहुत सारा, जर्मनी के ऊपर पेनल्टीज लगाया गया था, उनके पावर पे लिमिटेशन लगाया गया था, और यहाँ से ही तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 का फीलिंग स्टार्ट हुआ था। यही जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ना, यहाँ से ही नफरत स्टार्ट हो गया था, मतलब नफरत मतलब हिट, है ना। यहाँ से हिटलर का ना पूरी दुनिया के लिए हिट स्टार्ट हो गया था। यहाँ से बोला था ये वर्ल्ड वॉर 2 के लिए कंट्रीब्यूशन बना था, यहाँ से रीसेंटिमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। उसके बाद जब तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल आई। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल खत्म हुई तो यहाँ पे एक और चीज हुआ, वो क्या हुआ भाई, 10 जनवरी 1920 में, 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश किया गया। मैं डेट इसलिए याद करा रही हूँ, डेट भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 10 जनवरी
10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन हुआ। लेकिन लीग ऑफ नेशन को खत्म कब किया गया? 8 अप्रैल 1946 में। बस यही डेट याद करना है, बाकी हम कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये याद करो 10 जनवरी 1920 में तुम्हारा लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व कर हुई। लीग ऑफ नेशन को अच्छा, लीग ऑफ नेशन आई क्यों थी ये देख लो। ये फर्स्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन था, पहला दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आया था, ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके, जो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए आई थी, है ना। हम लोग इससे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आई थी। वेस्टफेलिया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ट्रीटी है ना। अनट्रीट वो वर्ल्ड के लिए नहीं था, वो स्पेन के लिए था, है ना। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल में सजा दिया गया, पनिशमेंट दिया गया था जर्मनी को, है ना, तो वो भी नहीं है। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था और ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मेंटेन करेगा इंटरनेशनल पीस को। और बोल रहा है कि लीग ऑफ नेशन को खत्म कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 1946 में जब तुम्हारा यूएनओ आया, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। हो गया यहाँ तक का तुम्हारा ये वर्ल्ड का जो 1920 तक का मैं पूरा कहानी को बता चुकी है। और उसके बाद भी तो स्टोरी तो पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में सारा पढ़ा चुकी है। कोल्ड वार में पूरा, मतलब तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा दी, है ना। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से लेके तुमको पूरा कोल्ड वार तक, क्या प्रेजेंट डे तक हमें पढ़ा चुकी है ना। चलो आ जाओ, एक बार मैं तुम लोग से रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद में आगे बढ़, ठीक है। रिवीजन का मैं देखती, ठीक है। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, अच्छा गीता मैं तुम्हें बाद में तुम्हारा देख लेती हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगी ये, हम देख ले तुम्हारे मैसेज, ठीक है। चलो आ जाओ, मुझे तुम लोग बताना, मैं डेट पूछूंगी तो सारे लोग बताना, तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार में याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी बार में मैं रिवीजन कराऊंगी तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का मुझे पूरा डेट बताओ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का पूरा डेट बताओ। बिल्कुल, हाँ हाँ, सारे लोग बोले, ठीक है ना। क्या है इसका डेट? इसका डेट है तुम्हारा 24 अक्टूबर, हाँ 1648, हाँ ठीक है, हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे किस किस चीज का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे किस चीज के प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया? सॉवेनिटी की प्रिंसिपल को, है ना। सॉवेनिटी की प्रिंसिपल को क्या किया गया था यहाँ पर? इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, ठीक है, हो गया। अब मुझे बताओ कि ट्रीटी ट्रीटी ऑफ नहीं सॉरी, अन नहीं, यूट्रीच है, सॉरी यूट्रीच, मैं अनट्रीच कर गया, यूट्रीच है ना। 1713 to 1715, पूरा डेट बताओ। अप्रैल 1713 है, अप्रैल 1713, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन का डेट बताओ, फ्रेंच रिवोल्यूशन का 1789। वियना ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना का डेट बताओ। हाँ 1815, ठीक है। अब मुझे वर्ल्ड वार का तो तुमको पता है, मुझे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का डेट बताओ पूरा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का। 28 जून 1919, हाँ 28 जून 1999, ठीक है। मुझे लीग ऑफ नेशन का पूरा डेट बताओ, लीग ऑफ नेशन का। 1820, हाँ और कोई बताएगा? हाँ 10 जनवरी 1920, हो गया यहाँ तक का कंप्लीट। अब उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड डिबेट के पास आता, ठीक है। मैं तुम लोगों का न्यू रियलिज्म पे थोड़ा सा अपडेट की, पहले आ जाओ यहाँ। मतलब फर्स्ट ग्रेड डिबेट, ऐसे हम लोग एडिलिज्म रियलिज्म करके भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आयर में हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, क्या मतलब है कि एडिलिज्म रियलिज्म करके। तुम लोग मास्टर्स में पढ़ी होगी फर्स्ट ग्रेड डिबेट, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड डिबेट किसके किसके बीच में होता है? वो रियलिज्म और एडिलिज्म के बीच में होता है, ठीक है। चलो पहले हम लोग एडिलिज्म पढ़ते हैं कि एडिलिज्म का डिबेट क्या है। एडिलिस्ट बिलीव the potential of international institution like the League of Nations to foster cooperation and peace, सबका कीवर्ड भी हम लोग लिखें, ठीक है। एडिलिज्म बोलती है कि देखो एक स्टोरी सुनो,
अभी जैसे अभी भी वार ही चल रहा, चलो हम बताते हैं। जितने भी आइडियलिज्म थिंकर है ना, आइडियलिज्म का मतलब पता है क्या, वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करो, पीस बनाओ, कॉपरेशन करो। क्यों क्यों कॉपरेशन करो? क्योंकि वार से किसी का भला नहीं हो। ये आइडियलिज्म थिंकर कि वार से ना किसी का भला नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि ए और बी के बीच में लड़ाई हो, ठीक है, तो ए तो मान लिया कि ए विनर है, ठीक है, ए विनर है, ठीक है, ए जो है वो तुम्हारा विनर है, तो अब बी जो है लूजर है ना, ये लूजर है। माना बी को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन ए विनर तो है, लेकिन लेकिन इसको भी नुकसान हुआ है, ए को भी नुकसान हुआ। तो वार से किसी का फायदा नहीं होता है, वार से किसी को बेनिफिट नहीं होता है। तो सबसे अच्छा आप लोग क्या करें, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करें, है ना, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, लड़ाई को अवॉइड करें, वार को अवॉइड करें, कॉपरेशन करें और पीस मेंटेन करें। तो आइडियलिज्म का अगर हमको की पॉइंट देखना है तो ये किस चीज पे फोकस करती है, कॉपरेशन के ऊपर फोकस करती है, ठीक है, और किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, पीस के बारे में, कि पीस। फिर ये मॉरलिटी, क्योंकि ये बोले कि भाई जंग में जो है ना, जब वार होता है ना, तो वार में दोनों साइड के मिलिट्री जाते हैं। माना कि जो विनर है उसका भी, जो लूजर है उसके मिलिट्री तो जाएंगे, ज्यादा लार्ज ऑफ नंबर में जाएंगे, लेकिन जो लूजर है, जो विनर है, उनके भी मिलिट्री जाएंगे। तो आप लोग मोरलिटी रखिए, है ना, तो मोरलिटी रखिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वार नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये आइडियलिज्म का की पॉइंट है। और इसका जो पॉइंट है ना, ये ऑप्टिमिस्टिक्स है। आइडियलिज्म जो बात बोलता है ना, इसको ऑप्टिमिस्टिक्स बोलते हैं। ये मतलब एक वैल्यू के ऊपर फोकस दे रहा है कि ह्यूमन का भी वैल्यू, इंसान का भी वैल्यू, तो आप मॉरलिटी रखें और बाहर ना करें, क्योंकि दोनों साइड से ही ह्यूमन का डिस्ट्रक्शन है ना। तो इसलिए आप लोग पीस बनाए रखें और कॉपरेशन बनाए रखें। ये समझ में आ गया, ये आइडियलिज्म का डिबेट था, ये आइडियलिज्म बोल रही है। अब रियलिज्म क्या बोल रही है, वो डिबेट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तुम लोगों को मास्टर्स में फर्स्ट ग्रेड डिबेट कौन पढ़ाया था, कौन कौन पढ़ाया था फर्स्ट ग्रेड डिबेट? हम लोग की एक मैम थी, ईपी मैम, वो पढ़ाए थे। तुम लोग पढ़ाया था? हेलो, पता नहीं कौन सा टेस्ट या रिटर्न हो, याद नहीं, आशीष सर ने पढ़ाए थे, नहीं आशीष पढ़ाते थे, आशीष सर पढ़ा। आशीष सर पढ़ाते थे, बोल रही हम लोगों की एक मैम आई थी, ईपी मैम, आशीष सर का था, आशीष सर दूसरा चीज हम लोग पढ़ा रहे थे, और भी दूसरा चीज, लेकिन मैम पढ़ाई थी हम लोग को फर्स्ट ग्रेड। चलो रियलिज्म के बारे में, सर अच्छा पढ़ाते थे। हाँ आशीष सर इंग्लिश में देते थे ना, तो हम लोगों को समझ। जबकि देखो, जबकि रियलिस्ट एम्फेसिस द इनारिकी नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रियलिज्म क्या बोल रही है कि आयर में, इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो एनार्की है। एनार्की का मतलब क्या होता है, विदाउट सेंटर, विदाउट सेंट्रल सेंट्रल अथॉरिटी। बोल रहे हैं कि आप आयर में देखो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखो, कोई भी लीडर नहीं है जो कंट्री को कंट्रोल करे। जब कोई लीडर नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनार्की सिस्टम। एनार्की का मतलब होता है विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कोई लीडर नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है। तो ये रियलिज्म बोला कि भाई सुनो, अपना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर देखो, एनार्की है, ठीक है। तो स्टेट को जरूरी है कि वो सरवाइव करे, एंड द नीड फॉर द स्टेट सर्वाइवल। तो स्टेट के लिए जरूरी है कि वो सरवाइव करे, और सरवाइव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वार करना, नेशनल पावर को गेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पैसिमिस्टिक है, ये पैसिमिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं कि हम लोगों को आयर में कोई बचाने वाला नहीं है। अभी तुम देखो ना आयर का सिचुएशन क्या है, बताओ, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई का सिचुएशन बताओ, रियलिज्म पे फोकस हो रहा है कि आइडियलिज्म, बताओ अभी क्या है, रियलिज्म है। बोलो क्यों, रियलिज्म क्या बोल रहा है कि विदाउट, हाँ, विदाउट सेंट्रल ऑथोरिटी। यूएसए इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान का तो सुप्रीम लीडर मारा ही गया, उसके साथ उसका 6-7 हाई ऑफिसर जो रहता वो लोग भी मारे गए। छोटा बच्चा 14 मंथ की थी, वो भी मारे गए। क्या यार वार ये बात को अलाउ करती है कि तुम
छोटे बच्चों को जान लो, नहीं करती ना। एडलिज्म कभी नहीं बोलेगी, वो मॉरलिटी के बारे में बात करी। देख लो, एडलिज्म ही कभी अलाउ नहीं करेगी कि तुम वार में ये ना देखो कि एक छोटी बच्ची है ना, तुम मार दो, ये नहीं बोलेगी, वो मॉरलिटी के बारे में बात कर रही है। लेकिन रियलिज्म बोलेगा नहीं, तुम कुछ मत देखो, तुम वार करो, जो कि अभी इजराइल और यूएस कर रहे हैं ना। तुम वार करो, जो करना है करो, क्योंकि तुमको नेशनल पावर को गेन करना है, तुमको नेशनल पावर को गेन करना है। उसके लिए तुमको जो करना है, उसके सामने जो भी ह्यूमन डिस्ट्रक्शन करना करो, जो करना है करो, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना है, वार करना है ना। क्या करना है, वार करना। एक मिनट को मुझे जो करना है। और रियलिज्म का डिबेट समझ में आ गया ना, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ही बोल रहा है। एक बोल रहा है कि पीस बनाओ, कॉपरेशन बनाओ, वार को अवॉइड करो, जबकि रियलिज्म बोला कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग कोई बचाने वाला नहीं है। अगर हम लोग पावर को गेन नहीं करेंगे, वार नहीं करेंगे, तो मान लो कि यूएस क्या बोल रहा है, यूएस बोल रहा है कि अगर हम, मैं अभी का सिचुएशन में बता रही हूँ, ठीक ना, इजराइल है ना, यूएसए इजराइल बोला कि अगर ईरान न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है तो हमको हो सके हमारे पे अटैक कर दे, तो हमको कौन बचाएगा। तो क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में तो कोई है ही नहीं, है ना, कोई कंट्री को रेगुलेट करने के लिए है नहीं, कोई लीडर नहीं है जो कोई कंट्री पूरा वर्ल्ड को चलाए, नहीं है ना। आयन में एनार्की सिस्टम है ना, तो एनार्की सिस्टम है, तो इससे हम वार कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए और नेशनल पावर को गेन करेंगे, है ना। पावर के पीछे पागल होके तुमको क्या बन के रहना है, तुमको खुद सर्वाइव करना है ना, स्टेट को खुद सर्वाइव करना है, तो तुम ना वार करो, पावर के लिए करो, नेशनल पावर को गेन करो, चाहे जो करना है करो। ये पैसिमिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करता है। ये दोनों का डिबेट है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट डिबेट है ना। वो एक पॉजिटिव बोल रहे थे, एक नेगेटिव बोल रहे, इस तरह का। अब एडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये थ्योरी बोलती क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे। एडलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में इज ए थ्योरी दैट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ, morality, international organization promote global peace and cooperation is often contrast with the realism। ये हमेशा realism के contrast में बोलती है, मतलब अपोजिट में बोलती है। एडलिज्म बोल रही है कि आप क्या करें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लें, ठीक है, जैसे लाइक यूएनओ। अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इंटरनेशनल लॉ बना दे, अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कंट्री जो है ना कुछ नहीं करेगी, वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेगी, है ना। मोरलिटी पे फॉलो बोल रही है फोकस करने के लिए, जबकि ऐसा होता है नहीं। ये मोरल वैल्यू को इंपॉर्टेंस देती है ना। ये बोलती है कि इंसान इंपॉर्टेंट है ना। एडलिस्ट बिलीव करती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गाइड करना चाहिए एथिकल स्टैंडर्ड और मोरल वैल्यूज के थ्रू। मतलब ये बोले कि आयर को अगर आपको रेगुलेट करना है, आयर को अगर चलाना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आपको चलाना है, तो आप अपने माइंड में एथिकल, जैसे अगर डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बात बोले, अगर डोनाल्ड ट्रम्प में एडलिज्म होता, एडलिज्म को फॉलो करता, तो वो कभी भी अटैक ना करता, क्योंकि वो सोचता कि वहां पे सकता है उसके घर की फैमिली, क्योंकि उसकी वाइफ वगैरह भी शायद थी, बहुत सारे, मतलब वाइफ, उसके बाद उसकी बेटी वगैरह, बहुत सारे लोग डेट करते हैं, ठीक है। तो वो ये बात सोचती कि मेरा तो वार है पॉलिटिकल लीडर से, है ना, तो मैं उनसे ना लड़कर मैं उनसे ना लड़ूंगा, मेरा तो लड़ाई उससे है, मैं बच्चों को क्यों, उसने ये नहीं सोचा, उसने मोरलिटी के बारे में, उसने बोला जो भी होगा जाएगा, मुझे बस मिसाइल गिराना, ठीक है। उसके बाद फिलिस्तीन में जो इजराइल ने किया, तो अगर वो एडलिज्म को मानता तो वो कभी गजा पे वो उतना बड़ा बड़ा बम गजा को बर्बाद नहीं करता, फिलिस्तीन को बर्बाद नहीं करता, है ना। वो एडलिज्म को फॉलो करता, लेकिन उसने रियलिज्म अप्रोच अपनाया कि मुझे फिलिस्तीन को ऑक्युपाइड करना। अभी फिलिस्तीन क्या हो गया, फिलिस्तीन ऑक्युपाइड इजराइल हो गया, इजराइल ने फिलिस्तीन को ऑक्युपाइड करी, है ना। तो उसने अपने पावर को बढ़ाने के लिए हर कोशिश किया, हमको पावर बढ़ाने के लिए कुछ करना, वो एकदम रियलिज्म अप्रोच अपनाया है कि मुझे पावर को अपनाने के लिए हर चीज करना है ना। लेकिन ये बोला एडलिज्म, नहीं भाई, तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ गाइड करना है ना, गाइड करना है तो एथिकल स्टैंडर्ड और मोरल वैल्यूज को थ्रो करो। दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कोऑपरेशन टू सॉल्व ग्लोबल इशू। ये बोल रहा है एडलिज्म कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो कि ए कंट्री और बी कंट्री, मतलब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अगर लड़ाई हो रहा है, ये दोनों मिलकर जाके क्या करेगी, इंटरनेशनल कॉपरेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या करेगी, कॉपरेशन कर लेगी। यूएनओ क्या करेगी, इन लोगों दोनों के बीच में कॉपरेशन कर देगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर। एडलिस्ट आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ह्यूमन नेचर। ये बोल रहे हैं कि एडलिस्ट जो है ना ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत पॉजिटिव बात बोलती है ना। एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटी प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब इंसान को ना अच्छा है, इंसान को ना हर काम मोरल वैल्यूज और मॉरलिटी की बेस पे करना चाहिए। तो इंसान को देखो नेगेटिव
एडेलिज्म इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है, वुमन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करे कि इंसान के अंदर मॉडलिटी है ना, वुमन प्रोग्रेस की बात कर रही है। ये बोल रहे हैं कि भाई देखो डिसआर्मामेंट को करती है, बोलते हैं कि भाई पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलो, वार को अवॉइड करो। एडेलिज्म बोले, ये एडेलिज्म का तुम्हारा मतलब थ्योरी था, वो उसने ये बात बोला। कौन कौन एडेलिज्म थिंकर है एक बार देख लो। एडेलिज्म थिंकर ये याद करना तुम लोगों को, नॉर्मन एंजल, इनका बुक का नाम है द ग्रेट इल्यूशन, द ग्रेट इल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं देख लो। एंगल एंगल आर्ग्यू दैट वार इज इकोनॉमिकली एंड सोशली इरेशनल। वार अगर तुम देखोगी तो इकोनॉमिक एंड सोशली बिल्कुल इरेशनल है। ठीक है, ये कोई रीजनिंग मतलब ये बोला कि ये रैशनल, ये रैशनल मतलब क्या, माइंड वाला है ना, थिंक अच्छा, माइंड थिंकिंग, बोला कि ये बिल्कुल बेमानी है, मीनिंगलेस है। वार जो है ना इकोनॉमिकली और सोशली क्या है, मीनिंगलेस है। एंड इंटरडिपेंडेंस एमंग नेशन मेक वार ऑफ ऑब्स्टर्स। बोला भाई सुनो, ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री और डी कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करेगी ना। ए है ना बी के साथ क्या करती है, ट्रेड, बी सी के साथ ट्रेड कर रही है, और बी डी के साथ भी ट्रेड कर रही है, फिर ए सी के साथ ट्रेड कर रही है। सब कंट्री अगर एक दूसरे पे डिपेंड करेगी ना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करेगी ना, तो वार कभी नहीं होगा, वार रुक जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा कौन, नॉर्मन एंजल। ग्रेट इल्यूशन इनके बुक का नाम है। ठीक है, ग्रेट इल्यूशन याद करो। उसके बाद दूसरे जो थिंकर है उनका नाम है एल्फ्रेड जीमर। ठीक है ना, ये भी एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, इन्होंने भी यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीस वगैरह की बात किया। उसके बाद तीसरा जो थिंकर है उसका नाम है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वुड्रो विल्सन ये भी क्या है, आइडियलिज्म के थिंकर है। जो अगर तुम बात करती हो कि वर्ल्ड में पीस बना के रखें, कॉपरेट, आप लोग है ना प्रॉब्लम को कॉपरेशन नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करो, तो तुम भी आइडियलिज्म कहलाओगे। लेकिन तुम ये बोलोगे नहीं 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 नहीं, वार करो चाहे जो भी आए, पावर को गेन करो, पावर को गेन करने के लिए किसी को मारा मार दो, तुम रियलिज्म को फॉलो। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन ने पीस के बारे में बात की, इसलिए एक क्या है, आइडियलिज्म थिंकर। ठीक है, आज वुड्रो विल्सन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस बार का पीवाई की क्वेश्चन है ना, हालांकि तुम लोगों में कराई थी, फिर तुम लोग गलत कर दी। आज जितना हाईलाइट किया उसको रट लिया करो। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, ये सब भी 14 वाला भी याद करना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और जो विल्सन जो है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है अमेरिकन हिस्ट्री में। ये 28 प्रेसिडेंट है यूएस के। अभी हम लोग आइडियलिज्म पढ़ रहे हैं, पहले हम दोनों के बीच में डिबेट पढ़े, डिबेट पढ़ने के बाद आइडियलिज्म थ्योरी पढ़े, फिर आइडियलिज्म का थ्योरी पढ़ने के बाद थिंकर पढ़े, थिंकर के बाद वुड्रो विल्सन पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं और क्या पढ़े। ठीक है, मतलब वुड्रो विल्सन जो है ये 28 प्रेसिडेंट है यूएस के, है ना। इन्होंने 14 पॉइंट्स प्रिंसिपल दिया था। कब दिया था 14 पॉइंट्स को, 8 जनवरी 1918। यही एग्जाम में तुम लोग से छूट गया था, हो गया था ना, तुम लोग 1918 याद करेंगे, है ना। हालांकि मैं करवाई थी 8 जनवरी 1918, लेकिन तो इंसान तक डीप में नहीं जाता। हाँ, अच्छा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया सही हुआ था कि गलत हुआ था, बताओ तो। वो भी तो, उसमें भी तो यही कंफ्यूजन था, हमको याद नहीं आ रहा गलत हुआ कि नहीं, ये वाला लेकिन गलत हो गया था, जान के। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यार तो याद था दोनों का, डेट नहीं याद था, मंथ नहीं याद था। ठीक है, ध्यान रखना। और देखो, वेयर ब्लूप्रिंट फॉर वर्ल्ड पीस फ्लोइंग वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया था वर्ल्ड पीस के लिए, किस तरह से वर्ल्ड में आफ्टर द वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार वन के बाद इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए 14 पॉइंट्स निकाले। ठीक है, और ये कब दिया इन्होंने, 8 जनवरी 1918। ठीक है, आ जाओ। इन्होंने क्या बोला, देखो ये सब एग्जाम में आया हुआ है, 4 दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा 14 पॉइंट प्रिंसिपल नहीं, तो तुम लोगों को पढ़ना है। कीवर्ड करेंगे, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। ओपन कोविनांट ऑफ, ठीक है, ओपन डिप्लोमेसी बता रही हूँ, ओपन कोविनांट ऑफ, इसके लिए कोविनांट को ओपन करो। ठीक है ना, मतलब देखो भाई, अगर ए और बी के बीच में लड़ाई हो ना, तो हम लोग बातचीत बैठ के कोविनांट्स के थ्रू, है ना, नेगोशिएशंस के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि लड़ाई करो। ठीक है, एक बात देखोगी तो ये बात तो अच्छा चीज है, मतलब विल्सन जो चीज बोल रहे हैं, लेकिन फॉलो होता नहीं, फॉलो होता नहीं है। जैसे भी वर्ल्ड का सिचुएशन है ना, बहुत सारा एक्सपर्ट का अगर तुम न्यूज देखोगे तो क्या बोल रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होने की मतलब कगार पे है,
मतलब अभी तो नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है, लेकिन स्टार्टिंग तो उसी तरह से लग रहा, मतलब सब अगर एक्सपर्ट का तुम न्यूज देखोगी या बीबीसी न्यूज में नहीं, मतलब एक्सपर्ट का अगर तुम देखोगी तो वो लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार, ताकि ना हो पूरे अभी तो देख रही तो तुम गैस वगैरह कितना ये हो गया, कितना प्रॉब्लम, गैस नहीं मिल रहा। हाँ हाँ वही तो। हाँ नहीं मिल रहा हाँ गैस नहीं मिल रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो कहने का मतलब है कि जब आप ए और बी कोई डिप्लोमेसी कर रही है, कोई पॉलिसी ला रही है, कोई कॉबिनाट बना रही है, तो कोई सीक्रेट ट्रीटी नहीं बना कि वर्ल्ड वॉर वन जो हम लोग देखे थे अलायंस के बेस पे हुई थी, है ना, मतलब एक तरफ एक लाइन्स थी, एक तरफ एक लाइन्स थी, तो ये लोग जो कर रहे थे सीक्रेटली कुछ कर रहे थे, ये लोग कुछ कर रहे थे सीक्रेटली कुछ कर रहे थे ना, तो बोला आप कोई सीक्रेटली नहीं होगा, सब जानबूझ के सब कंट्री जानेगा कि हाँ क्या हो रहा है ना। फिर बोला कि फ्रीडम ऑफ द सी, बोले कि जो जैसे बोला कि भाई सुनो, पीस बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, समुद्र के जो समुद्र का जो रास्ता है ना, यहाँ से जो ट्रेड होता है ना, इसको फ्री कर दो, फ्रीडम ऑफ द सी शुड बी फ्री, बोले कि समुद्र के रास्ते को ना फ्री कर दो, ठीक है, फ्री कर दो। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर टू फ्री ट्रेड, ट्रेड के लिए जो भी बैरियर था ना, उसको अगर किसी के लिए नया है, जैसे कि लक्ष्मी के लिए और गीता के लिए न्यू है, तो कम से कम दो दो तीन तीन करके याद करना, कीवर्ड करना। पहला में बोला गया ओपन डिप्लोमेसी, दूसरा में सी के बारे में बोला गया है, तीसरा में बोला गया है फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, है ना। फिर रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट टू द लोवेस्ट लेवल कॉन्सिस्टेंट विद द डोमेस्टिक सेफ्टी, आर्मामेंट का बारे बात कर रहे हैं। सुनो आर्मामेंट का मतलब क्या, आर्मामेंट का मतलब होता है जो अपने पास न्यूक्लियर विपिन, मतलब किसी तरह का विपिन वगैरह रखना, टेक्नोलॉजी टेक्निकल विपिन रखना, बोला इसको कम करना है। कंट्री सुनो, तुमको ना आर्मामेंट नहीं रखना, अगर रखना है ना तो लोवेस्ट लेवल पे रखो, बस इतना कि तुमको अपने कंट्री डोमेस्टिक सेफ्टी का मतलब अपने कंट्री के प्रोटेक्शन, अपने कंट्री के सेफ्टी के लिए बस आपको आर्मामेंट रखना। तो पहला में बोला गया ओपन कॉबिनाट, दूसरा में बोला गया है पीस के बारे में, तीसरा में बोला गया है फ्री ट्रेड के बारे में, और फोर्थ नंबर में बोला गया है आर्मामेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में क्या बोला गया है, ए फ्री ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ ऑल कॉलोनियल क्लेम, जितने भी कंट्री कोलोनाइज है ना उनको फ्री कर दो, मतलब फ्री कर दो, इसको फ्री करो, जितने भी ऑल कॉलोनियल क्लेम्स, है ना, कॉलोनियल क्लेम्स, जितने भी कंट्री को कोलोनाइज किया गया ना उनको क्या करो, फ्री कर दो, फिफ्थ नंबर, ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि रिवोकेशंस ऑफ ऑल रशियन टेरिटरी एंड इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ हर ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड नेशनल पॉलिसी, जितने भी रशिया के टेरिटरी को क्या किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपने अंदर बहुत सारा रख लिया गया, है ना। तो बोला गया है कि जो रशिया के टेरिटरी में फॉरेन आर्मी है वो आर्मी वहां से हट जाओ, मतलब बोला खाली कर दो, रशिया की जितने भी टेरिटरी है था उसको खाली कर दो, उसको इंडिपेंडेंट कर दो, और रशिया को ये पावर दे दो, वहां पे आप अपना नेशनल पॉलिसी से बनाए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट उससे बनाए, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। रशिया टेरिटरी, इवोकेशंस ऑफ ऑल रशिया टेरिटरी, बस इतना याद कर ले, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद बोल रहा है कि ब्लेजिंग टू इवोकेशन एंड रिस्टोर, ब्लेजिंग वर्ल्ड वार में ब्लेजिंग भी इन्वॉल्व था, तो बोला कि इसको ब्लेजिंग को क्या करना है, खाली करना है, उसको फिर से बनाना, फिर से रिस्टोर करना उसको। तो तुम्हें अगर नहीं याद होगा तो ऐसे कर लेना कि 6 में बोला गया रशिया के बारे में, 7 में बोला गया ब्लेजियम के बारे में, इसको इजी बनाने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 14 पॉइंट्स याद करना है, कम तो याद करना है नहीं, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल फ्रांस टेरिटरी शुड बी फ्री एंड इन्वेटेड पोर्शन रिस्टोर, जितना वर्ल्ड वॉर 1 में क्या किया गया था, बहुत सारा फ्रांस का जो टेरिटरी था ना उस पर इन्वेट किया गया था, उसको कब्जा, उसको कैप्चर कर लिया गया था। तो बोला गया कि जितने भी फ्रांस के टेरिटरी है ना उसको फ्री कर दो, दे दो फ्रांस को, और जो इन्वेटेड पोर्शन है ना जिसको अपने अंदर ले लिया गया था, इन्वेट कर लिया गया था, उसको फिर से रिस्टोर कर, ठीक है, समझ में आ रहा।
ठीक है। बोला कि रीएडजस्टमेंट इटालियन बॉर्डर, इटली की जो बॉर्डर है ना उसका नेशनल लैंड को खींचो, कहाँ से नेशनल लैंड रीएडजस्ट करो कि यहाँ से लैंड है कि यहाँ से है ना। तो देखो भाई कहाँ से हम लोग कंट्री स्टार्ट हो रहा है, 6 नंबर से कंट्री स्टार्ट हो रहा है ना, रसिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली। उसके बाद 10 में क्या बोल रहा, और जो 10 में देख रहे क्या बोल, 10 में क्या बोल रहा, 10 में बोला तुमको कि ऑस्ट्रेलिया and Australian Hungary to be provided an opportunity for full self determination। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, खुद से उन लोगों को, देखो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि खुद से ही डिसीजन लेना, अपना डिसीजन खुद से लेना, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए कि वो अपना डिसीजन खुद से ले। जब वो अपना डिसीजन खुद से ले रहा है इसका मतलब रशिया और हंगरी सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, खुद पे डिपेंड ना, समझ में आ गया। उसके बाद बोला कि रीड्रॉ द बॉर्डर ऑफ द बल्कान रीजन क्रिएट रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। ये जितना इलाका है ना, ये जितना इलाका है, देखो बल्कान का रीजन है ना, रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, फिर से सब स्टेट को क्या करो, क्रिएट करो, है ना, फिर से इन लोगों को इंडिपेंडेंट दे दो। देखो यहाँ पे क्या बोला समझना, बल्कान के रीजन को फिर से बनाओ, ठीक है, रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो को फिर से बनाओ, ये सब कुछ। फिर बोला यहाँ पे एक मिनट, फिर बोला द तुर्कीज पोर्शन ऑफ द पर्शियन ओटोमन एम्पायर शुड बी एस्यूर्ड टू सिक्योरिटी सॉवरेनिटी। हम यहाँ पे बता रहे थे, बोला कि सुनो भाई, तुमको पता ना वर्ल्ड वार से पहले तुर्की में ओटोमन एम्पायर था, ठीक है ना। तो जो पर्शियन तुर्की के जो पोर्शन है जहाँ पे ओटोमन एम्पायर था, है ना, जहाँ पे ओटोमन एम्पायर का कैप्चर था, जहाँ पे वो अपना कैप्चर करके रखा था, उसको ना सॉवरेनिटी बनाओ, वहां पे डेमोक्रेसी लाओ, वहां पे ऑटोनोमी लाओ। ओटोमन एम्पायर का मतलब क्या, मोनार्की सिस्टम होगा, है ना। तो बोला कि मोनार्की सिस्टम को हटाकर सॉवरेनिटी या ऑटोनोमी में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है ऑटोनोमी, उससे डिसीजन लेना, है ना। अब ऑटोमन एम्पायर वाला जो पोर्शन तुर्की का जो पर्शियन ओटोनोमी, बोला कि ओटोमन एम्पायर का तुर्की में ओटोमन एम्पायर का जो पर्शियन पोर्शन पार्ट है वहां पर आप सॉवरेनिटी लाए, ऑटोनोमी लाए, डेमोक्रेसी लाए। इसका मतलब कि अब वहां पे लोगों का रूल चलेगा, ना कि ओटोमन एम्पायर। ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। बोल रहा है कि क्रिएट ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिसी स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या बोला कि आप ना जैसे कि इंडिपेंडेंट स्टेट को बनाओ, डिपेंडेंट स्टेट किसी के अंदर मत बनो। और लास्ट में बोल रहा कि लीग ऑफ नेशंस को क्रिएट करो, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। एक बार मैं तुम लोग से देखती हूँ कितना तुम याद है, इसके बाद मुझे पता उतना नहीं याद होगा लेकिन कुछ तो याद होगा, कम से कम एक एक वर्ड भी बता दूंगी ना तो मेरे लिए ठीक है। चलो बताओ, एक नंबर में क्या था, ओपन, हाँ ओपन कोविनांट, हाँ ओपन कोविनांट और ओपन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी MACY, ठीक है। 2 नंबर में क्या था, फ्रीडम ऑफ सी, बहुत अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ सी। 3 नंबर में क्या था, रिमूव इकोनॉमिक बैरियर्स, हाँ फ्री ट्रेड, ऐसे भी याद कर सकती हो, फ्री ट्रेड, पूरा करना याद हो रहा तो ऐसे याद कर लो, फ्री ट्रेड। 4 नंबर में क्या था, रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट, रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट, हाँ आर्मामेंट को खत्म करने के लिए बात कर रहा था कि भाई जितने भी कंट्री जो जंग के लिए जो भी हथियार वेपन्स रखे हैं उसको खत्म, सिर्फ डोमेस्टिक सेफ्टी के लिए रख। 6 नंबर में क्या बोला गया था, फ्री करना, किसको फ्री करना, 5 नंबर कॉलोनियल क्लाइम है ना, कॉलोनियल क्लेम्स को क्या करना, फ्री करना है। 6 नंबर में क्या बोला गया था, इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन, रशिया के जितने भी इलाका है उसको इंडिपेंडेंट बना दो,
7 नंबर में कौन सा स्टेट के बारे में बोला गया था? बेल्जियम। बेल्जियम। 8 नंबर में क्या बोला गया था? जरूरी नहीं कि क्रोनोलॉजिकल, हाँ, फ्रेंच टेरिटरी को वापस कर दो, है ना, फ्रेंच को। 9 नंबर में क्या बोला गया था? इटली के बॉर्डर को, इटली के बारे में बोला गया था, ऐसे भी याद कर सकते हैं इटली के बारे में। 10 नंबर में क्या बोला गया था? ऑस्ट्रेलियन हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी, हंगरी है, हंगरी को क्या करना है? सेल्फ डिटर्मिनेशन बनाना है ना। बल्कान के स्टेट 11 में क्या बोला गया था? बल्कान, बल्कान, रोमानिया, सर्बिया, सर्बिया, मॉन्टेगिरो, मॉन्टेगिरो, मॉन्टेगिरो सारी स्टेट को क्या करना है? फिर से बनाना है, इंडिपेंडेंट देना है। और 12 में क्या बोला गया था? 12 नंबर में तुर्की ओटोमन एम्पायर के बारे में। हाँ, तुर्की ओटोमन। 13 में क्या बोला था? ओटोमन एम्पायर का ही लिख दे रही हूँ, है ना, कि यहाँ पे ओटोमन एम्पायर के बारे में, कि सिक्योर करेंगे सॉवरेनिटी को। हाँ। और 13 में क्या बोला गया था? पॉलिसी स्टेट के बारे में, हाँ, क्रिएशन करना है। हाँ, क्रिएशन करना है। और लास्ट में क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, लास्ट में क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस हो गया। चलो, कुछ तो याद हुआ होगा ना। फिर उसके बाद तुम लोगों को क्या नाम है, याद हो जाएगा 2 बार 3 बार रिविजन करने के बाद। मेरे में स्क्रीन नहीं आ रही है, सब में है, मेरे में भी नहीं है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आइडियलिज्म कंप्लीट हुआ, आइडियलिज्म कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज और भी पढ़ना है। हम लोग पता कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या आइडियलिज्म लिबरलिज्म सेम है? तुम लोगों को जो मास्टर्स में पढ़ाया जाएगा तो बोला जाता है कि आइडियलिज्म लिबरलिज्म सेम है। तो एक बार हम लोग दोनों के बीच में फर्क देखेंगे कि आइडियलिज्म क्या बोलता है, लिबरलिज्म क्या बोलता है। आइडियलिज्म एंड लिबरलिज्म, ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली गुड। आइडियलिज्म बोलता है कि इंसान जो है ना फंडामेंटली अच्छा हो, और वो इसीलिए वो पीस को अचीवेबल होता है, वो पीस के बारे में सोचता है। लिबरलिज्म बोलता है कि कॉपरेशन इज पॉसिबल थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड इंटरडिपेंडेंस। लिबरलिज्म बोलता है कि आप अगर ए बी सी डी, ठीक है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है, जैसे तुम्हारा एग्जांपल में दे रही हूँ, जो जैसे WTO, तुम्हारे SCO, ये सब ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है ना, SCO, G20, ये सब क्या है? और ये सब क्या इंस्टीट्यूशन, WTO, है ना, ये सब क्या है तुम्हारा? यहाँ पे कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, WTO में, SCO में भी दोस्ती, सब सारे में, G20 में सब इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक दूसरे के साथ बातचीत करते, कॉपरेशन करते, है ना। तो लिबरलिज्म बोल रहा है कि अगर हम इंस्टीट्यूशन और इंटरडिपेंडेंस के कॉपरेशन इम्पोर्टेंट होता है। कॉपरेशन आप कैसे कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशन या इंटरडिपेंडेंस के थ्रू। अगर इंस्टीट्यूशन बनाए, आपको इंस्टीट्यूशन बनाए जैसे G20 में तुम्हारा मेंबर कंट्री कितने हैं? 90, और 2 यूनियन है, यूनियन अफ्रीकन यूनियन, तो सारी कंट्री आपस में दोस्त हैं, सब आपस में क्या करते हैं? कॉपरेशन करते हैं। तो लिबरलिज्म बोल रहा कि आप क्या कीजिए, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, इंटरडिपेंडेंसी के थ्रू, है ना, कॉपरेशन बनाए, इस तरह वार को इवॉल्व किया। आइडियलिज्म का मेन गोल है पीस, वर्ल्ड में क्या बना के रखना है? पीस, मोरालिटी, कॉपरेशन, लॉ के बारे में बात करता है। जबकि लिबरलिज्म भी पीस के बारे में बात करता है, कॉपरेशन के बारे में बात करता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन बोला, इंस्टीट्यूशन को भी इंस्टीट्यूशन बना लो, जैसे G20, है ना, इंस्टीट्यूशन हमने बनाया, G20 के सारे लोग हैं, तो इस तरह कॉपरेशन रहेगा एक दूसरे के साथ। उसके बाद डेमोक्रेसी, इंटरडिपेंडेंस, इसके थ्रू क्या होगा? पीस प्रमोट। यहाँ पर वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था आइडियलिज्म, जबकि लिबरलिज्म में जो मेन थिंकर है ना वो जॉन लॉक है और इमैनुअल कांट है, ठीक है। जॉन लॉक को तो फादर ऑफ द लिबरलिज्म भी बुलाता है। ये ह्यूमन नेचर को बोलती है ऑप्टिमिस्टिक, कि नेचुरली गुड है, रैशनल है, जबकि ये बोलते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक है बट
और कॉसेस है, मतलब सोच समझ के सब काम करती है ना। ये बोलती है वार होगा ही नहीं, आइडियलिज्म बोलती है वार होगा ही नहीं, लेकिन ये बोलती है वार होगा, लोग उसको अवॉइड करेंगे। लोग क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। किसके थ्रू? होता है। लिबरलिज्म बोलता है वार होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशन से कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, होता है। लेकिन लोग देखेंगे कि हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, है ना, हम एक दूसरे पे डिपेंड है ना, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें तो डिपेंड है, तो इसलिए वो वार नहीं करेंगे, वार को अवॉइड करेंगे। क्योंकि आइडियलिज्म बोल रहा है कि नहीं, वार होता ही नहीं है, लोग है ना नेचुरली गुड होते हैं, इसलिए लोग ना पीस को मेंटेन करके रखते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद पीस इज ए नेचर, पीस इज ए नेचुरल इफ स्टेट फॉलो मोरल प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल लॉ। मतलब पीस जो है ना, कि अगर एक स्टेट नेचुरली फॉलो करेगा ना मोरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल, बोला कि ऐसे फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, देखो यहाँ पे बोला कि इंसान नेचुरली फॉलो करेगा, इंसान अच्छा है ना, बहुत गुड है, बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर से नेचुरली फीलिंग रहेगा, वो एक बचपन से उसके अंदर वो फीलिंग रहेगी, तो बड़ा होकर भी वो फीलिंग रहेगा, तो वो वार नहीं करेगा। ये बोल रहा लिबरलिज्म, ये रियल आइडियलिज्म। लेकिन लिबरलिज्म क्या बोलता है कि नहीं, जब हम इंटरडिपेंड हैं, मान लो कि चाइना और इंडिया ट्रेड करते, तो चाइना और इंडिया में जब लड़ाई होगा तो चाइना इंडिया के साथ नहीं लड़ाई करेगी। बोलो क्यों? क्योंकि चाइना को पता है, और इंडिया भी नहीं लड़ाई करेगी। चाइना को पता है कि हम मेरा बहुत ट्रेड, मेरा बहुत सारा सामान इंडिया में जाता है, अगर इंडिया रोक लगा देगी तो वो नुकसान होगा। फिर इंडिया को भी पता है कि हम बहुत सारा चीज जो है ना वो चाइना से लेते हैं, अगर हम लड़ाई करेंगे तो हमारा रुक जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो इस वजह से ये लोग क्या करेगी, वार को अवॉइड करेगी। इसलिए नहीं कि मॉरलिटी, इसलिए ये लोग पीस को मेंटेन करेंगे। लिबरलिज्म मॉरलिटी के बारे में बात नहीं करते, याद रखो। ये आइडियलिज्म मॉरलिटी के बारे में बात कर रही है कि इंसान नेचुरली गुड पैदा हुआ है, उसके अंदर नेचुरली गुड है, ऑप्टिमिस्टिक, इसलिए वो पीस के बारे में सोचता है। जबकि यहाँ पे बोला कि अगर हम मान लो कि एससीओ के मेंबर है, ठीक है, एससीओ के मेंबर कौन कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है, तुम्हारा रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तुर्किस्तान है ना, उज्बेकिस्तान है, इथोपिया है, ईरान है, ये लोग सब एससीओ का मेंबर है। तो बोला ये लोग आपस में नहीं लड़ाई करेंगे, ये लोग लड़ाई को अवॉइड करेंगे। क्यों? इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि ये लोग देखेंगे कि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन के मेंबर है, कॉमन इंस्टीट्यूशन के मेंबर है, तो हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई को अवॉइड करेंगे, पीस को मेंटेन करेंगे। इसलिए लड़ाई को अवॉइड, इसलिए कि नहीं क्योंकि वो उसके अंदर नेचुरली गुड फीलिंग, इसलिए नहीं। तो लिबरलिज्म और आइडियलिज्म में यही फर्क है। ये बोलता है कि इंसान लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को, वार को इसलिए अवॉइड कर रहा क्योंकि वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और वो एक कॉमन इंस्टीट्यूशन का मेंबर है ना, ठीक है। स्टेट शुड एक्ट मोरली एथिकली, है ना। स्टेट बोला कि स्टेट को चाहिए कि वो मोरली और एथिकली काम करे, जबकि ये बोलता है कि स्टेट को रैशनल एक्टर होकर काम करना चाहिए। रैशनल मतलब माइंड से काम करना चाहिए। तुम देखो जैसे इंडिया और चाइना की कहानी ले लो, इंडिया क्या है तुम्हारा एक एक्टर और चाइना भी एक एक्टर, ठीक है, स्टेट वाला। सुनो, तो चाइना क्या करेगी, इंडिया से कभी लड़ाई नहीं करेगी, बड़े लेवल पे नहीं करेगी, क्योंकि चाइना का बहुत सारा सामान इंडिया में आता है और इंडिया भी बहुत सारा सामान चाइना से लेती है, तो लड़ाई नहीं करेगी। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यूएस कभी इंडिया से नहीं लड़ाई करेगी, क्योंकि यहाँ का आदमी जाके यूएस में काम करता है, यूएस का बहुत सारा चीज यहाँ आता है इंडिया में, ठीक है, तो वो देखेंगे, वो वहां पे दिमाग लगाएगी, हम ऐसा कंट्री से तो लड़ाई नहीं करेंगे जहां से मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए लड़ाई को अवॉइड, रैशनली सोचकर माइंड लगा के लड़ाई को क्या करेगी, अवॉइड करेगी, ठीक है ना। वार इज ए अवॉइड थ्रू द मोरल डिपेंडेंसी। लिबरलिज्म बोला वार को अवॉइड किया जा सकता है मोरल डिपेंडेंसी के थ्रू। ये बोला वार को प्रिवेंटेबल है, वार को आप हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू, ट्रेड के थ्रू। ये लिबरलिज्म बोल रहा है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे रियलिज्म, है ना। रियलिज्म ज्यादा बड़ा नहीं है। बोलो आइडियलिज्म समझ में आई? किसको किसको समझ में आई आइडियलिज्म? हाँ समझ आ गया। हम लोग ऐसे बहुत सा हम ऐसे बहुत सारा बोल सकते हैं कि आइडियलिज्म लिबरलिज्म सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है, कुछ डिफरेंस भी है। हाँ हम ये भी तो कह सकते हैं कि आइडियलिज्म मतलब
उसमें सब अच्छा ही दिखता है, और हाँ रियलिज्म में जो है वो अपना मतलब अपना स्वार्थ जो होता है, मतलब अपने खुद के लिए हाँ भी सोचता है ज्यादा। मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे मैं जो डिफरेंस पढ़ाई हूँ ना, वो आइडियलिज्म हाँ और लिबरलिज्म के बीच में पढ़ाई हूँ, ठीक है, देख लो। हाँ सॉरी, हाँ और लिबरलिज्म। मैं आइडियलिज्म और लिबरलिज्म के बारे में इसलिए पढ़ाई हूँ क्योंकि हम लोग जब मास्टर्स में पढ़े थे तो हम लोग की मैम यही बात बोली थी कि आइडियलिज्म लिबरलिज्म दोनों सेम है, अगर दोनों का आंसर आएगा तो एक ही होगा, ठीक है ना। हाँ सेम है, बहुत हद तक का सेम है, दोनों पीस के बारे में बात करते, दोनों कॉपरेशन के बारे में बात करी, दोनों लॉ के बारे में बात करी, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंस भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है जो मैं तुम लोगों को दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट नहीं है, लेकिन आइडियलिज्म और रियलिज्म बिल्कुल डिफरेंट, दोनों अपोजिट है, ठीक है, ये मैं बात बता वही रही बोल रहे हैं कि हूँ। आइडियलिज्म में जो है वो एकदम पीस के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे कोई खराबी दिखाई ही नहीं दे रहा, हाँ मतलब ऐसा हाँ जो हाँ पॉइंट में। हाँ लिबरलिज्म में जो है उसमें अच्छा ही है, लेकिन मतलब वो बोलना चाहते हैं कि हाँ अपने बारे में भी सोचो, हाँ ऐसा हाँ ऐसा नहीं मुझे लगा हाँ ये हाँ चीज। देखो ऐसे, हाँ बिल्कुल सही समझी, देखो आइडियलिज्म क्या बोला मैं एक बार समझा देती। आइडियलिज्म बोल रहा कि इंसान जो है ना, नेचुरली नेचुरली जब इंसान पैदा होता है ना, नेचुरली जो होता है ना गुड होता है, ठीक ना, तो गुड है, अच्छा है, वो कभी वार नहीं करेगा, वो पीस को मेंटेन करके चले, ठीक है, ये आइडियलिज्म बोला। और लिबरलिज्म क्या बोल रहा है समझो, लिबरलिज्म बोल रहा है कि इंसान जो है ना, ह्यूमन जो है ना, वो रैशनल है, वो रैशनल है, बोलो कैसे, रैशनल मतलब क्या, थिंकिंग यूज करता है, थिंकिंग यूज करेगा, बोलो कैसे, बोले जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई होगा, दोनों कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो वो वार को क्या करेगी, अवॉइड करेगी और पीस को मेंटेन करेगी। हाँ, इसका पीस, लिबरलिज्म का पीस को मेंटेन करने का मेथड अलग है, और आइडियलिज्म को पीस को मेंटेन करने का मेथड अलग है ना, ये बात है। ये मतलब ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बोले कि इंसान रैशनल है, वो अपना फायदा देखेगी कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो मेरा ट्रेड बंद हो जाएगा। जैसे तुम सुनी होगी कि जब जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था तो इंडिया से क्या किया था, मोस्ट फेवर नेशन से हटा दिया था, तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, तो पाकिस्तान है ना नुकसान हुआ था, है ना। लेकिन अगर आइडियलिज्म, अगर लिबरलिज्म का बात मान के चलता तो पुलवामा अटैक नहीं होता, तो वो एक रैशनल एक्टर होता, है ना। यहाँ पे लिबरलिज्म वही बात बोलना चाह रही है कि ह्यूमन इंसान क्या करती है, रैशनली सोचती है हर बात को, कि नहीं मेरा ना चाइना के साथ, जैसे इंडिया, या फिर चलो इंडिया इंडिया चाइना के साथ सोचेगी, नहीं मेरा बहुत सारा सामान चाइना से आता है, चाइना भी यही बात सोचेगी कि मेरा बहुत सारा सामान इंडिया में जाके, है ना, यहाँ हम लोग ज्यादा मोस्ट चाइना से आता है ना, बहुत सारा चीज देखना, मेड इन चाइना करके लिखा होता है, तो बहुत सारा फोन वगैरह भी चाइना से आता है, तो चाइना सोचेगी कि नहीं मेरा बहुत सारा चीज जाके वहां पे मतलब एक्सपोर्ट इंडिया जाता है, हाँ, तो मैं लड़ाई ना करूं, वो माइंड यूज करेगा, लड़ाई करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो नहीं यूज करेगा, तो इंसान रैशनली सोचा इसलिए पीस को मेंटेन किया, ये लिबरलिज्म बोल रहा है। लेकिन आइडियलिज्म बोला कि इंसान अच्छा है इसलिए पीस को मेंटेन करेगा, कि लोगों को जान जाएगा। नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन लिबरलिज्म हाँ बोल रहा है कि नहीं, हमको भी सोच समझ के काम करना हाँ होगा। हाँ हाँ पीस दोनों ही बोला मेंटेन करेगा, लेकिन वो बोला कि हाँ है ना, लेकिन ये बोला कि इंसान अच्छा है इसलिए पीस करेगा, मेंटेन करेगा, है ना, इसलिए वो जाएगा कॉपरेशन वगैरह बनाएगा, अच्छा इसलिए। लेकिन ये बोला कि इंसान रैशनल एक्टर, वो सोचेगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा तो हम लड़ाई नहीं करते, है ना। बोला था ना कि अरे जरूरत पड़ने पे तो गधा को भी बाप बोला था, तो वो बात सोच के वो बोलेगा कि नहीं लड़ाई करना, मतलब एक मैं ऐसी बता दी समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो क्लासिकल रियलिज्म आती है, राइज ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म का राइज होता है, ठीक है। बोला कि रियलिस्टिक थिंकर सबसे पुराना, टू साइड्स, मैकियावेली, हॉब्स, क्या इन्होंने कोई थ्योरी दिया था बोल के कि हम रियलिज्म में, नहीं, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दिया था कि हम रियलिज्म का थिंकर थे, इन्होंने जो थ्योरी दिया, साइड्स ने जो थ्योरी दिया, मैकियावेली ने जो थ्योरी दिया, हॉब्स ने जो थ्योरी दिया ना, बिल्कुल रियलिज्म थ्योरी से मैच खाता है, इसलिए हम लोग इनको भी बोलते हैं रियलिज्म, रियलिस्टिक थिंकर। इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दिया था कि मैं रियलिज्म का थिंकर, जैसे कि अभी आएंगे मार्विन चाओ या फिर एच कार, तो वो लोग थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी नहीं दे रहे, इनका थ्योरी बिल्कुल रियलिज्म थिंकर से मैच खा रहा, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं कि ये भी रियलिस्टिक थिंकर है। रियलिज्म जो है ना वो बोलता है पावर, पावर के पीछे भागो, कॉन्फ्लिक्ट करो, अपने बारे में सोचो, इंटरनेशनल सिस्टम में इनारी की है, ये इसका रियलिज्म का कीवर्ड है,
रिलीजिंग थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन इज द मोस्ट डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ द आफ्टर वर्ल्ड वार टू। मतलब वर्ल्ड वार टू के बाद अगर तुम देखोगी बहुत ही डोमिनेंट अगर कोई स्कूल है या थ्योरी है वो है रियलिज्म, और ये आज भी रेलेवेंस है प्रेजेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, बिल्कुल तुम देख सकती हो। द सेंटर पॉइंट क्या है रियलिज्म का? स्टेट पावर सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब क्या? स्टेट को पावर के पीछे पागल होना चाहिए, तो उसे खुद सर्वाइव करना है, खुद सर्वाइव करने के लिए सेल्फ हेल्प अप्रोच अपनाना है, उसके लिए तुमको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रियलिज्म बोलता है। रियलिज्म का कीवर्ड क्या है? स्टेट के बारे में बात करता है, पावर के बारे में बात करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपना बारे में सोचो सिर्फ, ये रियलिज्म बोलता है। आज यूएसए जो कर रहा है, इसराइल जो कर रहा है, उसी अपने बारे में सोचो, ठीक है? या कोई और भी कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करती है तो यानी वो रियलिज्म अपना रही है ना, रियलिज्म अप्रोच अपना रही है, अपने बारे में सोच रही है, ठीक है? मुझे पावरफुल बनना है, मुझे यूनिपोलर, मुझे वर्ल्ड में यूनिपोलर बन के रहना है, इस तरह से। अच्छा इन लोगों का बुक देख लो। अच्छा यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी तो ऑरिजिन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी रियलिज्म जो है ये थुसाइड्स का बुक है, हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन में से नहीं होता ये, पेलोनेसियन वार का है, थुसाइड्स का बुक है ये, ठीक है? याद कर लें, अभी तक कभी आई नहीं है लेकिन फिर भी मैं याद करा देती हूँ, फिर भी आज। अब आ जाओ संजू से, इस बार क्वेश्चन आया था ना, संजू से आ जाओ, मैं पढ़ाती हूँ। कोटलिया तुम लोगों को पेपर में अच्छे से पढ़ाती हूँ, यहाँ में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग, कोटलिया के अकॉर्डिंग, द स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन स्टेट लाइक जंगल वेयर द स्ट्रेंज ऑफ द लाइन। बोला कि जंगल में वही रहता है जो लैंड का जैसा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे वही बोला कि एक स्टेट को चाहिए अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग बन के रहना, क्योंकि जंगल में वही राजा बनता है, वही किंग बनता है जो लैंड होता है, सॉरी लाइन होता है। और वो क्या होता है? बहुत ताकतवर होता है ना। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का किंग कौन होता है? टाइगर होता है, लाइन होता है ना। तो बोला कि जो जंगल का, तो आपको भी उसी तरह क्या करना है, अपने स्टेट में स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, स्ट्रॉन्ग। आपको क्या बन के रहना है? बिजुकिस। आपको अपने स्टेट में बिजुगिस बन के रहना है, आपको अपने फेवर को देखना है, और आपको बिजुगिस, बिजुगिस किसको बोलते हैं? जो पावर के लिए पागल हो, भूखा हो, एवरी हंग्री एक्वायर पावर। बिजुगिस का मतलब बहुत ही एक ऐसा पर्सन जो खाली पावर को एक्वायर करने के पीछे पागल है, ठीक है? तो आपको बिजुगिस किंग बन के रहना, पावर चाहिए, बस पावर के लिए पागल है, आपको जंगल का किंग बन के रहना ना। सांजू क्या बोलते हैं? आज सांजू का बुक याद करो, द आर्ट ऑफ। सांजू ने बुक लिखा था आर्ट ऑफ वॉर। इस बुक में एम्फेसिस करता है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी अटैक द एनिमी प्लान। अगर आपको एनिमी के प्लान पे अटैक करना है ना, एनिमी के या वार का तरीका बता रहा है सांजू जो है ना, ये वार का तरीका बता रहा है, आपको वार कैसे करना। सुनो, अटैक द एनिमी प्लान, सबसे पहले एनिमी ने क्या प्लान बनाया उसके पे अटैक कर, ठीक है? उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब कैसे तुम करो? आप ना आर्मी के ऊपर पे अटैक ना करें, मान लो ये इनिमी है, तो इनिमी को आर्मी के ऊपर अटैक नहीं करना है, ठीक है? इस पे अटैक नहीं करना है। फिर तुम पता करो तुम्हारे इनिमी का स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है? इनिमी का प्लान क्या है, इसको पहले प्लान को खत्म करो, स्ट्रैटेजी को खत्म करो, इसके बाद इनिमी का जो अलायंस, जो दोस्त है ना, जैसे तुम अभी अगर देखोगी तो एगो में बात बताती नहीं, पक्का सच है कि नहीं, थोड़ा बहुत बैठेगा। तुम एक चीज देखो, ईरान 28 फरवरी 2026 में ईरान इजराइल और यूएस ने अटैक किया। किसके ऊपर अटैक किया? तुम्हारा ईरान के, ठीक है? 1 मार्च से लेकर मार्च की, पूरा तो नहीं बैठेंगे लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ। 1 से लेकर 2 मार्च तक ईरान जो है अटैक करता है, यूएस के ऊपर अटैक नहीं करता। यूएस का जो भी मिलिट्री बेस है, जैसे जॉर्डन, यूएई, ठीक है, बहरीन, उसके बाद कतर, सऊदी अरबिया, है ना, इन सब के ऊपर जो है ना उस पे हमला कर, ठीक है? उसके बाद क्या किया? किसके ऊपर किया? उसका जो मिलिट्री रडार सिस्टम था, रडार सिस्टम तुम जानती हो क्या होता है? रडार सिस्टम, रडार सिस्टम वो होता है जैसे कि यूएस का सबसे बड़ा रडार सिस्टम को ईरान खत्म किया।
तो देखो उसका स्ट्रैटेजी मतलब पूरा तो नहीं कर पा रही लेकिन कुछ कुछ फॉलो हो रहा है। पहले उसके आर्मी पे अटैक ना करके उसका अलायंस मतलब जहां जहां पे उसका मिलिट्री बेस था उसको पहले खत्म, पहले वहां से कमजोर। फिर उसके रेडार सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं बता रही हूँ। देखो मान लो कि ये रेडार लगा हुआ है और यूएसए है, ठीक है, जॉर्डन में वो अपना रेडार लगा के रखा हुआ है। अब मान लो कि यूएस में कहीं से मिसाइल आ रहा है, ये रेडार सिस्टम ना यूएस को इन्फॉर्म कर देगी, और इन्फॉर्म करेगी तो करेगी और वो मिसाइल को भी खत्म कर देगी हवा में ही, खुद पे खुद खत्म कर देगी मिसाइल, उसको रेडार सिस्टम बोलते हैं। ईरान ने क्या किया, उसके रडार सिस्टम को खत्म किया और उसके मिलिट्री बेस जहां जहां मिलिट्री बेस था, है ना, यूएई में था, सऊदी अरबिया में था, दुबई में था, उन सारे मिलिट्री सिस्टम पे अटैक किया, मिलिट्री बेस पे। तो सांजू भी यही बोल रहा है कि आपको पहले आपके इनमी के आर्मी पे अटैक नहीं करना, बिफोर अटैकिंग नहीं नहीं, आर्मी पे अटैक नहीं करना, आर्मी से अटैक करने से पहले उसके अलायंस के ऊपर पे इनमी ने किसको किसको अपना फ्रेंड बना के रखा, किसको किसको दोस्त बना के रखा है ना, पहले उसके ऊपर अटैक करो, ठीक है। उसके ऊपर जब तुम अटैक कर दोगे ना तब उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर अटैक, फिर उसके प्लान के ऊपर पे अटैक करो। सुनो, ये जो अप्रोच है ना ये साइकोलॉजिकल वार है। तुम वार में धोखाधड़ी डिसीजन करो, मतलब धोखाधड़ी करो, धोखाधड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इंटेलिजेंस माइंड को यूज करो, परसेप्शन मैनेजमेंट यूज करो, वार को किस तरह करना है, ये वार का तरीका बताना है, किस तरह अपने आर्ट ऑफ वार में तरीका बता रहे वार किस तरह करना है। साइकोलॉजिकल वारफेयर करो, माइंड का गेम खेलो, धोखाधड़ी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको पावर को ये चीज करना, पावर अभी मान लो कि जैसे अमेरिका ने क्या किया है, ईरान पे अटैक किया था तो वहां पे बहुत सारे लोग मरे, तो उसका पर्पस क्या है, वैसे ऐसा क्यों करे, इसराइल ऐसा क्यों करे, लोगों को वर्ल्ड पावर बनना है ना, लोगों को वर्ल्ड पावर बनना है, ठीक है, तो डर कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गई तो मैं वर्ल्ड पावर ना बन पाऊं, तो उनको वर्ल्ड पावर बनना है, तो वर्ल्ड पावर बनना है ना, तो उसके लिए आपको अगर धोखाधड़ी करना है तो करो, मारना है तो लोगों को मार दो, ठीक है ना, सब जो करना है करो, करना है करो, कर के बस अपना पावर। ये सांजू बोलता है, ठीक है, सांजू वाला खत्म हो गया। चलो समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग पहले 3 थिंकर के बारे में पढ़े है ना, फिर 2 के बारे में पढ़े, कोटलिया एंड सांजू, ये लोग दोनों रियलिज्म के थिंकर है। अब जो ये लोग थ्योरी नहीं दिया था, ये लोग खाली तरीका बताया था कि ऐसे ऐसे, फिर जब जब थ्योरी आया तो मैच किया गया तो अरे बिल्कुल ये तो रियलिज्म की जैसा बात बोल रहा है, तब से बोला जाने लगा कि ओ कोटलिया भी रियलिज्म थिंकर है, सांजू भी रियलिज्म है, और थुसाइड्स मैकियावेली और सारे ही रियलिस्टिक थिंकर है, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दिया है ना बिल्कुल रियलिज्म के तरह जैसा ही दिया। अब आएगा रियलिज्म वाला थ्योरी। अब देखो भाई एक थिंकर आते हैं जिसका नाम था ईएच कार, या ईएच कार जो है ना एडलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, इनका बुक याद करो, द 20 एयर क्राइसिस 1939 की बुक है। ईएच कार एडलिज्म को, लिबरल एडलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि जो एडलिज्म है वो यूटोपियन है। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर पूछा जाए कि एडलिज्म या लिबरल एडलिज्म को यूटोपिया किसने बोला है, तो ईएच कार ने बोला है, ठीक है। There are fundamental conflict interests between nations. The world not ruled by the harmony, by the power struggle between the have and have not. बोला भाई सुनो, आप क्यों बोला हैव का मतलब जिसके पास पावर होता है और हैव नॉट का मतलब होता है जिसके पास पावर नहीं। ये बोले कि हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में अगर तुम देखोगे, सॉरी आयन में अगर तुम देखोगे या हैव कौन है, ईरान, सॉरी हैव नॉट ईरान है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है। हैव कौन है, हैव इजराइल और यूएसए, के पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है ना। तो मैं पर्सन का ही एग्जांपल दे रही हूँ। तो बोला भाई हारमोनी नहीं चलेगा। अब देखो ना ये हैव नॉट है लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा, पावर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि हम न्यूक्लियर कंट्री बन जाए, ये न्यूक्लियर कंट्री बनने के लिए कोशिश कर रहा है, ये पावर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो सुन लो भाई, आयन में हैव और हैव नॉट का बीच में स्ट्रगल चलता है। माना है कि यूएसए इजराइल के पास पावर है लेकिन हैव नॉट के पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हैव नॉट जो है वो कोशिश में है कि मुझे भी हैव बनना है, मुझे भी न्यूक्लियर कंट्री बनना है। लोगों का हमला करने का, अटैक करने का रीजन ही यही है कि ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनने ना दे। ईरान अगर न्यूक्लियर कंट्री बन जाती है तो फिर यूएस और इजराइल जो है ना, और इजराइल तो तुम्हारा गल्फ में है, आती है मिडिल ईस्ट कंट्री में, तो ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री में मतलब वीक हो जाएगा इजराइल। तो ये बोला कि भाई देखो हारमोनी तुमको देखने को नहीं मिलेगी,
पावर स्ट्रगल मिलेगा हैव और हैव नॉट के बीच। समझ में आ रहा ना? अभी का मैं एग्जाम्पल दी, जैसे बोला एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पुराना दी हूँ कि जर्मनी, इटली, जापान हैव नॉट, चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर हैव लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। इस टाइम का एग्जाम्पल छोड़ो ना, अभी का एग्जाम्पल। अभी भी हमेशा ईरान सोचती है कि मुझे इसके लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि बस हमको बनना है न्यूक्लियर पावर कंट्री, हमको बनना है, ये ईरान बोल रही है। लेकिन यूएस और इजराइल बोलते हम बनने नहीं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट और में, ठीक है, ट्राई तो हो रहा है ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आओ, अब हम लोग पढ़ते हैं जो मेन थिंकर है रियलिज्म के, उसके बारे में। रियलिज्म के एक जो थिंकर है, ये क्लासिकल रियलिज्म के थिंकर है, और वो रियलिज्म के क्लासिकल रियलिज्म के जो मेन थिंकर है उनका नाम है हैंस मॉर्गन थेल। इनका बुक याद करो, उसका नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अभी मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी, टेंशन। पॉलिटिक्स एमंग नेशन, पॉलिटिक्स एमंग नेशन एंड स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 की बुक है, रटना नहीं। ये जो 6 लाइन है ना, ये तुम लोगों को रटना है, ठीक है। और देखते क्या, मतलब कीवर्ड तो याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसे। हैंस मॉर्गन थे बोलते हैं कि 6 प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हायर जो है ना चलता है। पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव्स लॉ। पॉलिटिक्स को गवर्न किया जाता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स लॉ के थ्रू। ये लॉ आपको कौन बनाता है? ह्यूमन नेचर बनाता है, ह्यूमन नेचर। ये लॉ आपको ह्यूमन नेचर के रूट से मिलेगा। बोलो पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है? कुछ लॉ के थ्रू, है ना। पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव्स लॉ विच हैव, ये जो लॉ तुमको कहाँ से मिलेगा? ह्यूमन नेचर के रूट से। उसको इंसान ने बनाया, वो जो लॉ है ना इंसान ने बनाया। देखो जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो इंसान ही बना रहा है कि लड़ाई हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है। नेशनल इंटरेस्ट डिफाइनिंग टर्म ऑफ पावर। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हर एक इंसान का अपना एक नेटवर्क। देखो नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे कि इजराइल को ले लो, क्या इजराइल क्या थी पहले? क्या ऐसी कंट्री थी वो? उन्होंने बहुत जल्दी डेवलप किया, क्यों? इसका नेशनल इंटरेस्ट था पावर। कंट्री में को जाने, कंट्री मुझे जानी तो नेशनल इंटरेस्ट से जानी, इसका नेशनल इंटरेस्ट ही पावर। नॉर्थ कोरिया का नेशनल इंटरेस्ट तो दिखेगा पावर, है ना? बोलो बोल रही हो कि नहीं? नेशनल इंटरेस्ट हमारा कैसे डिफाइन होना चाहिए मैं बता रही हूँ। एक कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है ना होना चाहिए अपने कंट्री को प्रोटेक्शन दे, सिक्योरिटी देना, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी तरह का लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, सब नेशनल इंटरेस्ट ना। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब आपके किसी पास पावर होगा तब तो नेशनल इंटरेस्ट आपका पावर डिफाइन, ठीक है ना। मान लो कि अब देखो जैसे तुम्हारा नेशन, जैसे इसका बता रहे हैं तुम इसराइल में देखना है, अभी तो थोड़ा वीक पड़ गया, जैसे वार हो रहा, जब वार नहीं होता तब, क्योंकि अब इसका जो आयरन डोम वगैरह था वो सब काम करना बंद कर रहा ना। पहले जब वार नहीं होता फ्रांस वगैरह के साथ, तो उसका क्या था, यहाँ पे इस तरह से रहता था, ठीक है, कि अगर कोई ऐसे करके अटैक करता है हवा में ही मिसाइल जो है खत्म, इतना टेक्नोलॉजी हार्ड था। इसने क्या किया था, अपने प्रोटेक्शन को, अपने सिक्योरिटी को, अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। तो उससे उसका पावर दिख रहा था कि इजराइल कितना पावरफुल है, देखो, है ना। आयरन डोम बना के रखा हुआ है ना, इस तरह का सिस्टम बना के कितना कितना पावरफुल, देखो कैसा ये बना के रखा हुआ। जैसे यूएस का रडार सिस्टम है जो बताएगा कि जो कि कोई कंट्री अगर मिसाइल अटैक करता है वो रडार पहले ही खत्म कर, तो वो उसका नेशनल इंटरेस्ट है कि अपने कंट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए वो इस तरह से अपने कंट्री को प्रोटेक्शन दे के रखा हुआ, सिक्योरिटी बना के रखा हुआ है। तो उसे पता चला है वो कितना पावरफुल कंट्री है ना। हमको दिख रहा है कि उसका वहां पे रडार सिस्टम है, आयरन डोम है, तो हमको क्या दिख रहा है? पावर है ना। उसने उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट किस चीज में दिखाया? अपने कंट्री को प्रोटेक्शन देने में। ईरान या यूएसए या इजराइल में तुम देखोगी पूरा सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर जगह प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको देखने के लिए। उससे पता चलेगा कि हाँ इसका ये पावरफुल कंट्री है ना। फिर नेशनल इंटरेस्ट हमेशा डायनेमिक, चेंज होते रहना चाहिए। अब
यूएस का जो इसराइल का जो तुम्हारा आयरन डोम था वो काम नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारा काम कब करेगा मैं बता रही हूँ। एक मिसाइल आएगा तो आयरन डोम है वो तुम्हें हवा में खत्म कर देगा। लेकिन ईरान क्या किया है, ईरान ना तुम्हारा ऐसा मिसाइल कर रहा है कि एक ही से एयरक्राफ्ट से 7 20 को मिसाइल निकल रहा, तो उसको नहीं रोक पाए। तो अब तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट कुछ और होना चाहिए, चेंज करो उसको, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट हमेशा डायनेमिक। एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल कैन नॉट अप्लाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आयर में मॉरलिटी को अप्लाई नहीं कह सकते। देख लो, मोरलिटी प्रिंसिपल को हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, अगर यूएसए या इजराइल फलस्तीन पे मोरलिटी दिखाता कि नहीं 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 मैं ना फलस्तीन पे बम नहीं गिराता, ठीक है, या फिर जापान पे जब यूएस ने बम गिराया तो बोलता नहीं नहीं मैं ना जापान पे बम नहीं गिरा रहा हूँ, बहुत सारे लोग मारे जाए, है ना, नहीं गिराता तो मॉरलिटी। लेकिन गिराया तो क्या हुआ, मॉरलिटी नहीं दिखाया। उसने बोला नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कोई मॉरलिटी नहीं चलेगा, जापान पे बम गिराना है तो गिरा दिया, मॉरलिटी नहीं दिखाया। तो बोला आयर में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम मॉरलिटी को यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्या बोला कि मॉरलिटी का प्रिंसिपल अलग है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, जैसे इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स करते हैं उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर बाहर कंट्री के साथ कोई डील कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होगा, है ना। तो इंडिया में मान लो जैसे ए स्टेट और बी स्टेट में लड़ाई हो रहा, तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम को सॉल्व होगा तब यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, मॉरलिटी यूज करेंगे, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, है ना। लेकिन अगर इंडिया का लड़ाई, अगर इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ होता है तब इंडिया मॉरलिटी यूज नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे वही बोला कि मोरल एस्पिरेशन ऑफ नेशन, एक नेशन का मोरल एस्पिरेशन अलग है, यूनिवर्सल मोरल एस्पिरेशन अलग है। मतलब आयर में अगर आपको मॉरलिटी यूज करना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर आयर में मॉरलिटी यूज करना है, मतलब अगर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पे अगर अटैक करना है तो वो अटैक कर देगा, क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सल है ना, वो आयर है, वहां पे वो मॉरलिटी यूज नहीं करेगा, है ना, बोलेगा मार दो जो भी मरेगा। लेकिन अगर कंट्री के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे वो मॉरलिटी यूज करेगा। तो बोले एक कंट्री के अंदर जब पॉलिटिक्स चलता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वहां पे मॉरलिटी यूज किया जा सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है ना, जो हायर होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, वहां पे हम मॉरलिटी को यूज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ऑटोनोमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑटोनोमी है, अपना डिसीजन लेती है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना डिसीजन लेती है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगी ना तो तुम समझ जाए क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। हाँ, बोला मोरलिटी सुपीरियर है डोमेस्टिक स्टेट में, नहीं इनफीरियर है। इसको हम लोग एनालिसिस करें, डोमेस्टिक स्टेट में मॉरलिटी सुपीरियर नहीं है, इनफीरियर है। लेकिन यहीं पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर लिखा हुआ होता तब यहाँ पे ये सही होता है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मॉरलिटी सुपीरियर होता है ना। अच्छा, ये तो एक नंबर वाले फ्यूचर बोल रहा है। चलो और भी क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा वो अलग बात है। चलो, ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट। तुम लोग ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करो, कल मैं ये कराएंगे टॉपिक का, मत करो, मैं ही बता देती। यहाँ पे समझो, एक्सिस अलायंस ऑफ जर्मनी, ऑप्शन सी होगा, मैं बता देती हूँ ये क्वेश्चन 1940 में, ठीक है ना, द एक्सिस अलायंस ऑफ जर्मनी इटली, है ना, जर्मनी इटली और जापान ने एक ट्राइपेटाइट पैक्ट साइन किया था 1940 में, 1914, ठीक है ना। तो बोला कि द एबव मेंशन एक्सिस अलायंस ग्लोबल पीस के लिए साइन किया था, बिल्कुल भी नहीं।
ग्लोबल पीस के नहीं लिए गलत, तो ये तो सी हो गया। चलो एक क्वेश्चन आप तुम नहीं लोगों को सॉल्व करना है जो कि मैं बताती हूँ। ये तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। ट्रिपार्टिट पैक्ट जो है वो 27 सितंबर 1950 में साइन हुआ था जर्मनी, इटली और जापान को फॉर्मलाइज करना। हम लोग अपने आपस में इसे करेंगे। ये वाला करो, कल मैं तुम लोगों को कराई थी, लेकिन करो उसके बाद मैं बता रही हूँ। ये मैं तुम लोगों को कल करवाई थी, ठीक है ना। खाली फर्क है कि ये 3 कंट्री का नाम नहीं था, लेकिन सोवियत यूनियन के बारे में मैं कराई थी कि 1940 में 2 स्टोरी, 1941 में 2 स्टोरी हुआ था। एक में से था कि जर्मनी ने अटैक किया था सोवियत यूनियन। इसका आंसर बता, इसके बाद में चलती है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 बोलो, और कौन बोलना चाहेगा? दोनों नंबर। कैसे तुम लोग इतना बड़ा गलती कर सकती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल मैं क्या बोली थी कि जर्मनी मतलब क्या, नाजी मतलब क्या, जर्मनी। जर्मनी कहाँ कहाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये पता है। तो कहाँ कहाँ, यूरोप में कर रहा था ना। तुम मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन कर रहा था, पोलैंड पे हमला कर रहा था, सोवियत यूनियन पे हमला कर रहा था, इन सब चीजों पे ना। एशिया में कहाँ हमला किया था, कहीं पर भी नाजी। हाँ एशिया में कहा, वो तो पोलैंड पे हमला कर रहा था, सोवियत यूनियन पे हमला कर रहा था, इन सब चीजों पे हमला कर रहा था। अच्छे, कल मैं तुम लोग को पढ़ाई थी कि 1941 में जर्मनी जो है वो सोवियत यूनियन पे अटैक किया था। यूगोस्लाविया ग्रीस में नहीं पढ़ाई थी, लेकिन ये पढ़ाई थी कि सोवियत यूनियन पे वो 1941 पे हमला किया था। पोस्ट में देखना, लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। तो ये तो सही है कि 1941 में ईस्टर्न फ्रंट ओपन, ये भी लिखा हुआ मेरा नोट में कि ईस्टर्न फ्रंट ओपन के थ्रू जर्मनी ने क्या किया था, सोवियत यूनियन पर अटैक किया था। यूगोस्लाविया ग्रीस इन सब पे भी किया था। इसका एक्सपेंशन, नाजी का एक्सपेंशन वर्ल्ड वार 2 इसलिए नहीं हुआ था। सबसे पहले तो तुम्हारा वर्ल्ड वार स्टार्ट ही क्यों हुआ था, मैं बोली थी कि जब जर्मनी तुम्हारा कहाँ पे हमला किया था पहला बार, पोलैंड में ना, पोलैंड पे हमला किया था, यानी यूरोप में हमला कर रहा था। ये यूरोप में हमला कर रहा था। तो यूरोप, एशिया नहीं होगा, यूरोप में ना अपना ये यूरोप में बढ़ा रहा था। इस वजह से वर्ल्ड वार भी शुरू हुआ था। मैं कल बताई भी थी कि वर्ल्ड वार और ब्रेक में तो वर्ल्ड वार शुरू क्यों हुआ था। नाजी ने हमला स्टार्ट किया था यूरोप में, यानी पोलैंड में 1 सितंबर 1939 में पहला बार पोलैंड पे हमला किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 1 में स्टार्ट हुआ था। तो वो यूरोप था ना, क्या है, सी होगा आंसर। देखो यहाँ पे मिली अप्रैल 1941 में जर्मनी ने इन्वेड किया यूगोस्लाविया ग्रीस, ठीक है। ये अप्रैल में किया था यहाँ इन दोनों कंट्री में। ऑपरेशन बारबोरशा में कल लिखी भी थी कि ऑपरेशन के थ्रू, यहाँ पे जो अप्रैल जून है ना, 22 जून 1941 में यहाँ पे सोवियत यूनियन पे किया था जर्मनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके बाद में अभी टॉपिक कराऊंगी। पीस ऑफ वेस्ट फील्ड सारे लोग कर लेंगे, है ना। अक्टूबर 48 इस बार का क्वेश्चन है, हाँ 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आंसर ही नहीं मारी, लो ये करो। अरेंज द इंटरनेशनल ट्रेटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। होगा तो अभी अक्टूबर 16 पहले देखो, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखो वो डेट पूछ रहा था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ऑप्शन 3 सबका मुझे डेट बताओ पहले तुम लोग, चार्टर ऑफ यूएनओ। आपका वॉइस ब्रेक हुआ है, क्या बोल रही हो? हाँ आइसक्रीम। अब देखो आ रहा, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, ऑप्शन 3 अच्छे। और कौन बोलेगा, डेट बताओ। चार्टर ऑफ यूएनओ 1945, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648, ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1990, ट्रीटी ऑफ यूट्रेस्ट 1730,
बैठा लो, क्या है? ये करो। शांजू को आर्ट ऑफ वॉर में एडवोकेट कहता है कि अटैक करना है अगर ओपोनेंट पे, तो अपने ओपोनेंट इनकी पे अटैक करना है तो स्ट्रेटेजी अलायंस पे अटैक करो, है ना। और ये कहलाएगी तुम्हारा साइकोलॉजिकल परसेप्शन। ये आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, रुक जाओ मैं फिर से एक बार रिज्वाइन करती हूँ। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बिल्कुल, ऑप्शन 3। हाँ अभी भी पढ़ाएंगे शांजू। हाँ ये वाला सही होता। ये इस बार का क्वेश्चन है, तो सारा ही इस बार का क्वेश्चन है, खाली वो जो क्रोनोलॉजिकल था ना वो 2025 का क्वेश्चन सी है। मैं आंसर तुम लोगों को तो पता ही है आंसर। हाँ ये भी पढ़ाए नहीं, ये भी नहीं पढ़ाए। चलो अब मैं टॉपिक पे आती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा माइंड ये होता है कि नहीं, बताओ पहले, है ना। मैं भी तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी ऐसे आयर से, थोड़ा रुक जाओ मैं पूछूंगी, पहले ये करा ली थी। आयर 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए, ज्यादा नहीं, स्पीड में जाएंगे ना तो। एक मिनट एक चीज छूट गया है, बहुत नई चीज छूट गया है मेरी, ये कैसे छोड़ सकते। इधर देखो, तुम लोगों को तो पता होगा लेकिन लक्ष्मी और ये गीता देखो, आयना जे टिग्नर ना, आयना जे टिग्नर जो है ना एक बुक लिखती है, बुक याद करो, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, पूरा नहीं याद करना, इतना याद करना, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। इस बुक में वो हैंस मॉर्गेनथाउ की जो 6 प्रिंसिपल है ना इसको क्रिटिसाइज करके बोलती है कि हैंस मॉर्गेनथाउ को अपने 6 प्रिंसिपल को रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा। एना जे टिग्नर जो है ना ये आयर की फेमिनिस्ट थिंकर है, फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म थिंकर जो भी, ये फेमिनिस्ट थिंकर है, किसकी, आयर की। ये बुक लिखती है जेंडर इंटरनेशनल रिलेशन। इस बुक में हैंस मॉर्गेनथाउ को क्रिटिसाइज करती है, उनकी जो 6 प्रिंसिपल है ना उसको क्रिटिसाइज करती है, और क्रिटिसाइज करके बोलती है कि आपको अपने जो 6 प्रिंसिपल है उसको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो 6 प्रिंसिपल है ना इसमें कहीं पर भी वुमेन के बारे में, है ना, वुमेन के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। हर जगह ह्यूमन नेचर मैन, ह्यूमन नेचर मैन, ह्यूमन नेचर मैन के बारे में ही मेंशन किया गया है। तो आप इतने बड़े आयर के थिंकर होकर अपने वुमेन को किस तरह से निग्लेक्ट कर दिया है, इसलिए से आप अपने 6 प्रिंसिपल को फिर से रिफॉर्मुलेट कीजिए। और ये क्वेश्चन आता है और 2-3 बार आया हुआ है कि हैंस मॉर्गेनथाउ की 6 प्रिंसिपल को कौन किसने बोला रिफॉर्मुलेट करने। तो एना जे टिग्नर ने, बस खाली रटना है, एना जे टिग्नर ने अपनी बुक में, पूरा बुक याद नहीं करना, बस इतना दूर तक याद करना, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन पे बोला कि हैज फॉर्मुलेट 6 प्रिंसिपल ऑफ मॉर्गेनथाउ को अपने 6 प्रिंसिपल को रिफॉर्मुलेट करने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रिंसिपल में वुमेन के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं किया है। ठीक है, आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियलिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ रियलिज्म में जो है ना एक है क्लासिकल रियलिज्म, एक है न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। न्यू रियलिज्म को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल रियलिज्म। ठीक है, एक है न्यू क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म के थिंकर अभी हम लोग पढ़े मॉर्गेनथाउ। ठीक है, लेकिन न्यू रियलिज्म को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, देख लियो। न्यू रियलिज्म जो है ना इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म बोलते हैं, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक डिफेंसिव रियलिज्म और एक है ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म के थिंकर है केनेथ वॉल्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ऑफेंसिव रियलिज्म के थिंकर है जॉन मेहर्समायर। जॉन तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मेहर्समायर भी मैं नीचे पढ़ा हूँ तो वहां लिखा हुआ है मेहर्समायर। न्यू क्लासिकल रियलिज्म के थिंकर कौन है? फरीद जकरिया
और रैंडल जो रैंडल हाँ हाँ सुलकर, ठीक ना, सुलकर। फरीद जाकरिया का बुक एग्जाम में आया हुआ है, तुम लोग याद कर, ठीक है। फरीद जाकरिया का बुक है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। रियलिज्म के कितने टाइप है? 3, क्लासिकल, न्यू रियलिज्म और न्यू क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो न्यू रियलिज्म है ना, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक डिफेंसिव रियलिज्म, एक ऑफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। डिफेंसिव रियलिज्म के थिंकर केनेथ वॉल्स और ऑफेंसिव के महर्स माइल, ठीक है। फरीद जाकरिया जो है ये न्यू क्लासिकल रियलिज्म है, और न्यू क्लासिकल रियलिज्म जो थिंकर फरीद जाकरिया है, इनके नाम फ्रॉम वेल्थ टू पावर। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे न्यू रियलिज्म। भाई हम लोग एक चीज तुम लोग देखो, मैं बताती हूँ, हम लोग क्लासिकल रियलिज्म पढ़ चुके हैं ना, मॉर्गन थे वो पढ़ चुके। नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है बताओ तुम लोग, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को? न्यू रियलिज्म पढ़ना है ना, न्यू रियलिज्म पढ़ना है। जब हम न्यू रियलिज्म स्टार्ट करोगे आ जाओ। न्यू रियलिज्म का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रक्चरल रियलिज्म, है ना। न्यू रियलिज्म कब इमर्ज में आई, कब डेवलप हुई, कब आई, आयन में कब आई? ये आई कब? 1970s में आई। PY की क्वेश्चन है। न्यू रियलिज्म इमर्ज एंड डेवलप ड्यूरिंग द ईयर 1970s, ठीक है। न्यू रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी बोलते हैं। न्यू रियलिज्म के थिंकर का नाम क्या है? केनेथ वॉल्स, ठीक है। केनेथ वॉल्स, देख लो भाई, केनेथ वॉल्स। ये केनेथ वॉल्स कौन है? केनेथ वॉल्स न्यू रियलिज्म या न्यू रियलिस्टिक थिंकर है, या न्यू रियलिज्म जो भी बोलो, है ना, है ना, न्यू रियलिज्म थिंकर है ना, न्यू रियलिज्म थिंकर है। और न्यू रियलिज्म जो है ये कब आई थी? 1970। केनेथ वॉल्स की 2 बुक है, एक बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, दूसरा बुक है मैन द स्टेट एंड वॉर। सारा बुक आई हुई, और ये मैं करवाई थी तो मुझे पता नहीं था आएगी, लेकिन अगली बार ही आई थी चीज में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े? न्यू रियलिज्म के बारे में पढ़े, है ना। न्यू रियलिज्म कब आई, है ना, न्यू रियलिज्म जो है कब आई? 1970 में आई, ठीक है। इसके थिंकर का नाम क्या है? केनेथ वॉल्स, ठीक है, ओके। इनके 2 बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मैन द स्टेट एंड द वॉर। अभी मैं पूछूंगी तुम लोग से, थोड़ा पढ़ा लेती हूँ उसके बाद। अब यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हो, ठीक है, तो ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी। इसको मैं छोड़ रही हूँ पार्ट, ये पार्ट को नहीं, इसके जगह मैं तुझसे पढ़ाऊँ, ये पेज ही मुझे डिलीट करना है, ठीक है। वो पेज नहीं पढ़ाऊँ, यहाँ से पढ़ाऊँ, इसको मैं सॉर्ट करके यहाँ पर। आप एक मेरी बात सुनो, पहले आया आइडियलिज्म, बोल रहा वार होता है, वर्ल्ड में पीस है। फिर आया रियलिज्म, बोल रहा कि ह्यूमन नेचर बुरा है, इंसान की वजह, ह्यूमन नेचर जो है ना, रियलिज्म पूरा रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन। अभी हम पढ़े ना कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव्स लॉ, और वो जो लॉ है कहाँ तुमको देखने का मिलेगा? ह्यूमन नेचर में। और ह्यूमन नेचर क्या है? गलत है। रियलिज्म ह्यूमन नेचर को क्या बोलती है? पैसिमिस्टिक अप्रोच, इंसान गलत है, इंसान लालची है, कुछ भी। अभी संजू के बारे में भी पढ़े, संजू की यही बात बोला है ना, रियलिज्म ह्यूमन नेचर को गलत बोलती है। बोलिए आयन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो वार हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है पता है? इंसान। ये रियलिज्म बोलती है कि जो भी वार हो रहा, जो जो भी बोला, देखो भाई, स्टेट जो है ना, स्टेट पावर के लिए पागल है, रियलिज्म बोल रहा है, स्टेट पावर के लिए पागल है, पावर के लिए क्या करता है? स्ट्रगल। लेकिन ये स्टेट बना कैसे? स्टेट को बनाया किसने? मैन कौन है? ये रियलिज्म बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बात, डोनाल्ड ट्रम्प क्या है? वन।
ये क्या कर रहे हैं, स्टेट को चला रहे हैं। स्टेट को चलाने के लिए क्या करें, पावर को एक्वायर करें, और पावर के लिए क्या है, पागल। पावर के लिए क्या है, पागल है, पागल है ना, पावर के लिए पागल है, पावर एक्वायर करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो बोलिए देख लो कौन है, अल्टीमेटली तुम देखो मान रहे कि स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पावर की जरूरत है, लेकिन ये पावर स्टेट का जो पावर को एक्वायर करने का जो पागलपन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट ह्यूमन से, इंसान से। तो अल्टीमेटली इंसान खराब, आयर में जो भी हो रहा है वो इंसान उसका रिस्पॉन्सिबल है। ये बोलता है रियलिज्म वाले है ना। अब आ जाओ तुम्हारे नेक्स्ट थिंकर, सॉरी, अब देखो क्या होता है, ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर वो खराब बोला, लेकिन न्यू रियलिज्म बिल्कुल इसका अपोजिट बोलता है, ह्यूमन नेचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वार। न्यू रियलिज्म बोल रहा है कि नहीं, ह्यूमन नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है वार के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में। न्यू रियलिज्म आर्ग्यू करे ना कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज ए प्राइमरी कॉज ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल सिस्टम में स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है, और स्ट्रक्चर ही पहला वजह है, स्ट्रक्चर ही प्राइमरी कॉज है जिसकी वजह पर वार एंड है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में इनार्की है, इनार्की की वजह कर टेंशन आ गया है। रियलिज्म भी बोला कि एनार्की है, लेकिन वो एनार्की की वजह से नहीं बोला कि लड़ाई हो रहा, बोला रियलिज्म भी बोला कि एनार्की है, लेकिन वो बोला कि इंसान की वजह से, इंसान पावर के पीछे पागल है, ठीक है, इस वजह से लड़ाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रियलिज्म बोल रहे हैं कि नहीं, इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल में एनार्की है जिसकी वजह पर टेंशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वार हो रहा है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इनसिक्योरिटी है, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी हर वक्त बनी हुई है, हर कंट्री को डर है कि कहीं हमको कोई हमला ना कर दे। जैसे तुम देखी होगी अभी जैसे सिचुएशन है दुनिया का, है ना, कि हर कंट्री डर में होगी कि हमको हमला ना कर दे, हमको ना हमला कर दे, हमको ना हमला, इस तरह इंटरनेशनल सिस्टम है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा बना किया है ना। कोई है ही नहीं वर्ल्ड लीडर, एनार्की रिस्पॉन्सिबल है, एनार्की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो भाई क्योंकि कोई हम लोग को बचाने के लिए है नहीं ना, कोई वर्ल्ड लीडर नहीं जो हम लोगों को बचाएगा, है ना। तो तब क्या बोलता है कि भाई इंटरनेशनल एनार्की है ना, तो इससे बचने के लिए आपको सेल्फ हेल्प सिस्टम अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टेट को अपने पावर को खुद दे ऑन पावर फॉर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए पावर खुद ही बनाना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, न्यू रियलिज्म बोल रहा है कि आपको अपने पावर को बनाना होगा, स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा अपने पोजीशन। कैसे अपने पोजीशन को मेंटेन करोगे, सुनो, मान लो कि यूएसए अगर अपना पावर 100% बढ़ा रहा है ना, तो रशिया को भी क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव पोजीशन टू अदर, इसके अकॉर्डिंग अपने पावर को 110 हो, फिर चाइना को भी अपने पावर को 100 तक का लाना हो, रिलेटिव गेन होगा। रिलेटिव गेन यही हो रहा है, अगर यूएस ने 100% किया तो रशिया भी 110 करेगा, फिर चाइना भी 100 करेगा, है ना। पावर का कंपटीशन चलेगा, स्टेट फिक्रमंद होंगे अपने पावर को बढ़ाने के लिए और पावर। अब स्टेट, अभी रशिया 110 कर लिया है ना, यूएस बोलेगा हम 110 नहीं, हम 120 करेंगे, है ना, मोर पावर के लिए फिक्र रहेंगे। तो ये इसी को बोलेंगे सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा में क्या होता है कि लोग अपने वेपन को बनाते हैं, अपने पावर को बढ़ाते हैं सिर्फ डिफेंस के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ डिफेंस के लिए। तो सिक्योरिटी डायलेमा जो है ना, ये डिफेंसिव रियलिज्म से जुड़ी, किससे जुड़ी हुई है, तो मुझे डिफेंसिव रियलिज्म से जुड़ी हुई है ना, किससे, डिफेंसिव रियलिज्म। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो क्लासिकल न्यू रियलिज्म बोला कि भाई सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट वार हो रही है ना, तो आपको कोई बचाने वाला कोई वर्ल्ड लीडर नहीं, तो आपको अपना सेल्फ हेल्प खुद करना होगा, है ना। सेल्फ हेल्प करने के लिए साथ में आपको स्टेट को अपने पोजीशन को मेंटेन करना होगा। वो मेंटेन कैसे होगा, रिलेटिव गेन से। रिलेटिव गेन कैसे होगा, जब ए पावर बढ़ा रहा है तो बी को भी पावर बढ़ाना होगा, जब बी बढ़ा रहा है तो सी को भी बढ़ाना होगा, तो इस तरह से आपका पावर बढ़ जाएगा, है ना। तो सुनिए भाई, पावर तो बढ़ाना होगा लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी डायलेमा के लिए पावर बढ़ाइए, है ना। वेपन को बनाइए सिर्फ डिफेंसिव के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं किसी पे जो उठाऊंगा मर, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए। सिक्योरिटी डायलेमा किससे जुड़ा हुआ है, डिफेंसिव रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कैनेट वॉल्स बोलते हैं सिस्टम क्या है, न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म पे
वो एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टम क्या है। ये बोलते हैं भाई सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एनआरकी है। तुम आयर देख लो ना, आयर में क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में तुमको एनआरकी नहीं है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, हर स्टेट यूनिटी है, हर स्टेट इंडिविजुअल है ना। यूनिट स्टेट ऑल स्टेट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन मेनली सर्वाइवल। सब स्टेट क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। बोलो कैसे, अगर ए बन रहा, ईरान क्या कर रहा, ईरान भी बनना चाह रहा न्यूक्लियर कंट्री, क्यों, क्योंकि सारा स्टेट न्यूक्लियर, तो मैं भी बनूंगा। जितने भी स्टेट है, बोले यूनिट स्टेट ऑल स्टेट परफॉर्म, है ना, सिमिलर फंक्शन, सारे स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बस सेम ही काम कर रहे हैं, है ना, सेम काम कर रहे हैं। अगर ए 10% बढ़ा रहा है तो बी भी जल्दी से 10%, है ना। बोले इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा है, ये बोले कि इंटरनेशनल सिस्टम में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो एनआरकी मिलेगा, ठीक है ना, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, दूसरा आपको यूनिटी स्टेट, मतलब जितना भी स्टेट है सब सेम सेम काम कर रहा है, कोई अलग काम नहीं कर रहा, बस ऐसा है आया था सिस्टम। लेकिन वॉल्जर बोले कि मैं बोलूंगा कि इंटरनेशनल सिस्टम स्टेबल कब रहेगा, बेटर कब रहेगा, वार को कब रोका जा सकता है, जब बायोपोलर सिस्टम, वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्री हो जो कि पावरफुल हो, वो क्या करेगी, सब कंट्री को वार करने से रोकेगी, ठीक है, ये बायोपोलर सिस्टम को सपोर्ट कर। सिक्योरिटी डायलेमा भाई अभी बढ़ा ही दिए, वही बात बोल रहा कि ये कौन सा भी रियलिज्म सिक्योरिटी डायलेमा, ये जब होता है जब सिक्योरिटी मेजर टेकन बाय द वन स्टेट, वो अपना एक स्टेट है, ए स्टेट है, वो अपना सिक्योरिटी देखेगी, बी से कंपेरिजन करेगी, देखेगी कि अरे मेरा सिक्योरिटी और मेरा पावर बी से कम है, तो ये बढ़ाएगी रिलेटिव गेन, है ना। और क्या करेगी, जब देखेगी मेरा पावर कम है तो वो मिलिट्री बिल्डअप करेगी, है ना, अपना पावर और बढ़ाएगी, तो लीड टू अदर स्टेट फील इनसिक्योर। अब बी को फिर इससे ए से इनसिक्योर हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, फेयर डिस्ट्रेस में, अरे बाप रे बाप। और बोला आयर में ना एक स्टेट दूसरे स्टेट पे भरोसा नहीं करता है, बोलेगा नहीं भाई हमने कम मुझ पे अटैक कर, हमको नहीं फर्क होगा, हमको नहीं ये है। तो बोला इस तरह का साइकिल में क्या होता है, फेयर और डिस्ट्रस्ट हो जाता है। ए पावर बढ़ाया, बी भी बढ़ाया, बी को फिर से डर हो गया, है ना। अब बी बोलेगा कि नहीं हमको ए पे भरोसा नहीं है, कब मेरे पे हमला कर दे, है ना, डर भी है, भी जल्दी से पावर बढ़ाएगा। तो बोले अदर स्टेट में भी रिस्पॉन्ड बाय आल्सो इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी लीड टू आर्म रेस, और इस तरह से आर्म रेस स्टार्ट। सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब है कि भाई मिलिट्री को कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, लेकिन सिर्फ डिफेंसिव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरे को सिर्फ डराने के लिए, ठीक है। ऑफेंसिव रियलिज्म के थिंकर का नाम है जॉन, है ना, ऑफेंसिव। लेकिन यहाँ पे देखो अब न्यू रियलिज्म का 2 टाइप है, न्यू रियलिज्म का 2 टाइप है, एक का नाम है ऑफेंसिव रियलिज्म और दूसरे का नाम है डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म क्या बोलती है, ऑफेंसिव रियलिज्म जो है बोलती है पावर को मैक्सिमाइज करो, कुछ भी हो पावर के लिए पागल बन जाओ। अभी अभी जो यूएसए इजराइल इजराइल ने जो ईरान पे अटैक किया ना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, ईरान पे जो अटैक किया उसको बोलेंगे ऑफेंसिव रियलिज्म। क्यों, क्योंकि वो अपने पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए, ईरान में तेल का कुआं है ना, बहुत सारा ये है, स्टेट ऑफ हार्मोज है वहां पर, उन सब पे कंट्रोल करने के लिए, अपने पावर को और बढ़ाने के लिए, है ना, इजराइल और यूएस ने ईरान पे अटैक किया, तो उस अटैक को हम बोलेंगे ऑफेंसिव रियलिज्म। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ तो ईरान ने जो हमला किया, सॉरी यूएसए ने जो हमला किया, इजराइल ने यूएस ने मिलके जो ईरान पे हमला किया, वो कौन सा रियलिज्म है, तुम्हारा आंसर होगा कि वो है ऑफेंसिव रियलिज्म, क्योंकि उन्होंने अपने पावर को मैक्सिमाइज कर वो हमला किया था ईरान पे। क्योंकि ईरान का जियो पॉलिटिक्स अगर तुम देखोगी ना, जियो पॉलिटिक्स वहां पे तेल का कुआं नेचुरली, ठीक है। दूसरा वहां पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ना, जहां से तेल का पूरा ये पार होता है ना, हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जियो पॉलिटिक्स वहां का अच्छा है, तो इसको अगर वो अपने वहां पे उसका कंट्रोल हो जाएगा ना, तो और पावर मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो चाहे जो भी हो, जो भी लोग आए मेरे सामने, जो भी आ रहा मुझे तो पावर मैक्सिमाइज करना, है ना। जॉन मेहर्समाई इज अनदर फिगर न्यू रियलिज्म है, लेकिन न्यू रियलिज्म के ऑफेंसिव रियलिज्म के है ना, ये पावर मैक्सिमाइज के बारे में, जबकि केनेथ वॉल जो है वो डिफेंसिव, ये न्यू रियलिज्म के भी थिंकर है और तुम्हारा डिफेंसिव के भी, है ना। इनके बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और जॉन मेहर्समाई की बुक का नाम है द ट्रेजेडी
द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, है ना। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये जॉन मैसमाई की बुक है। और केनेथ वाल्स की बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 की बुक है। और ये पावर को मिनिमाइज करने पर बात करते हैं। ये बोलते हैं कि पावर को रखो, ये नहीं बोला। ईरान जो कर रहा है उसको हम बोलेंगे डिफेंसिव रियलिज्म। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर कंट्री क्यों बनना चाहता है, भले वो फ्यूचर में ऑफेंसिव बन जाए वो अलग बात है ना, अभी वो डिफेंसिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर, जब यूएस अटैक कर रही तब वो जाके अटैक कर रही, है ना। अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यूएसए और यूएस का मिलिट्री बेस और इजराइल की सिटी पे वो अटैक कर रही है अपने आप को बचाने की, है ना, सिर्फ डिफेंड करने के। डिफेंसिव रियलिज्म केनेथ वाल्स है ना। और सिक्योरिटी डायलेमा भी डिफेंसिव रियलिज्म से ही जुड़े हुए हैं। हो गया। हाँ जो क्लासिकल जो रियलिज्म है ना, ये इनसाइड आउट अप्रोच से जुड़े हुए। देखो ये जो इंटरनल फैक्टर है, ह्यूमन नेचर, इंडिविजुअल स्टेट की लीडरशिप की बिहेवियर, अंदर की चीज, इंसान का अंदर, है ना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। अंदर इनसाइड आउट अप्रोच के बारे में, है ना, अंदर का बारे में बात कि इंसान का बिहेवियर के, जैसे नॉर्थ कोरिया का अंदर का बिहेवियर सब जानता है ना। जहां उससे कोई वार होगा वो कुछ सोचेगा नहीं, वो हाइड्रोजन बम छोड़ देगा। असो जो कितना फिर नुकसान हो गया। तो इनसाइड आउट अप्रोच के बारे में क्लासिकल रियलिज्म बात करते हैं। और साइड के बारे में कौन बात करते हैं? स्ट्रक्चर रियलिज्म। भाई फोकस इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर होल्ड्स द शेप एंड स्टेट वे। पहले तुम देखो आयरन का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से देखो आयरन कैसा है। अभी एक बात बोले, अगर इंडिया अपना पावर बढ़ाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे तो खराब। इसको हम लोग बोलेंगे अगर इंडिया अपना पावर बढ़ा रही है, क्यों? आयर को देखकर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखकर इंडिया अगर अपना पावर बढ़ा रही है, हम उसको बोलेंगे कि ये और साइड अप्रोच है। क्यों? कि हमने देख रहे हैं अगर कोई भी कंट्री अपना पावर को बढ़ा रहा है, इजराइल, यूएसए और ईरान के वार को देखकर अगर कोई भी कंट्री अपने पावर को बढ़ा रहा है ना, तो क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वो बाहर का सिचुएशन देख रहा है ना, आयर का सिचुएशन को देख रहा है कि जब यूएसए और इजराइल ईरान पे अटैक कर दे, जैसे कि मेरे ऊपर पे अटैक कर सकते पावर को गेन करने के लिए, है ना, तो वो और साइड अप्रोच है। मैं यहाँ पे घर बनाऊंगी, तुम जब इस घर के अंदर के बारे में जाकर स्टडी करोगी ना कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, इस घर के लोग का बिहेवियर क्या है, इस लोगों का, है ना, कितने लोग है, बिहेवियर क्या है ना, उनका नेचर क्या है, लोगों से किस तरह से बात करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लासिकल रियलिज्म। क्योंकि मैं अंदर के बारे में स्टडी करूँ, जब मैं इस घर के बाहर के बारे में स्टडी करूंगी ना कि ये घर बाहर से दिखने में कैसा है ना, इसका घर ऐसा है, हाँ अच्छा घर है, खूबसूरत घर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर रियलिज्म कि हमने स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वैसे घर के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रियलिज्म और साइड अप्रोच के बारे में बात करेंगे। और रियलिज्म जो है ना, रियलिज्म ये रिलेटिव गेन के बारे में बात करिए कि अगर ए पावर बढ़ा रहा है ना तो तुम भी बढ़ा लो। मतलब देखो यहाँ पे रियलिज्म बता रही है, Suppose that the state concerns are how much gain relative to other. तुम पावरफुल हो, है ना, तुमको पावरफुल रहना है। जहां जैसे नॉर्थ कोरिया हाइड्रोजन बम बनाया था, सबसे भयानक बम, दुनिया का सबसे भयानक बम नॉर्थ कोरिया के पास, है ना, हाइड्रोजन। उसको लग रहा था कि मेरे पास है और बहुत भयानक बम है, उससे भी भयानक बम तुम्हारा यूएस बनाए, उससे भी भयानक बम तुम्हारा रशिया बनाए। ये रियलिज्म है। पावर को बढ़ा, पावर की स्ट्रगल के लिए मैंने ऐसा, है ना, मैंने पावर की स्ट्रगल के लिए, मैं नॉर्थ कोरिया से पीछे नहीं। जब नॉर्थ कोरिया बनाया था 2007 में हाइड्रोजन बम, बहुत भयानक बम था, वो अगर छोड़ देता तो पूरा दुनिया, आधा दुनिया का था, वो इतना भयानक बम। ठीक है, वो यूएस के साथ के बोल भी रहा था कि यूएस में छोड़ देंगे, मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम है, मैं यूएस को खत्म करूँ, वैसे बोल। तो अब वो जब बनाया तो यूएस ने भी बनाया, रशिया ने भी, उसी टाइप का बम। इसको हम बोलेंगे पावर के लिए स्ट्रगल कर, है ना, पावर के लिए स्ट्रगल। तुम मेरे पे छोड़ो, मैं भी तुम्हारे पे छोड़, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, अगर यूएसए, रशिया, नॉर्थ कोरिया अगर बम अपना ओरिजिनल वाला छोड़ देगा ना, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा।
इन लोग पास जो गम है ना, भयानक भयानक। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा एक गलत हो। वो नहीं है। अभी पढ़ाए हम एच कार्ड रियलिज्म, मॉर्गन थे वो क्लासिकल रियलिज्म, केनेथ वॉल्स है ना न्यू रियलिज्म के थिंकर, और रॉबर्ट कोहान क्या है लिबरलिज्म के थिंकर, न्यू लिबरलिज्म। अकॉर्डिंग टू वॉर विच वो क्या बोलते हैं कि दुनिया में अगर वार को रोकना है तो कैसा सिस्टम होना चाहिए, बायोपोलर, मल्टीपोलर या यूनिपोलर। बायोपोलर सिस्टम होना चाहिए। न्यूरलिस्ट कब आया, न्यूरलिस्ट कब आया, 1970 में आया। बहुत इजी आंसर है ना ये तो है। सारा क्वेश्चन का हमको सेकंड ग्रेड डिबेट पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा बोरिंग है, इसलिए हम इसको लास्ट में रखें। फिर आज तो क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट वॉर पॉलिटिक्स किसका है? ऑप्शन 1 2। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट वॉर महासमाई, बताओ बताओ तुम लोग बताओ और सब। एक मिनट, ऑप्शन 1 दोनों तो ऑप्शन सेम है, ए और बी। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोनों में दूंगा। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट वॉर महासमाई का है, प्रोडिक्शन ऑफ नेशन तुम्हारा मॉर्गन थे का है, ट्रीटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1979 डेट याद करते चलो है ना, इसका है वॉल्जर का है, और फ्रॉम वेल्थ टू पावर किसका जैकेट का है, फरीद जैकेट। अकॉर्डिंग टू द वॉल्स व्हाट डज ही मीन बाय सिस्टम, के मुताबिक सिस्टम कैसा आया? ऑप्शन 1। आइडियोलॉजिकल कहाँ चल रहा है, अभी ना पढ़ाए डू सेम थिंग, डू सेम थिंग, सारे वही तो सारे लोग सेम काम कर रहे हैं ना। देखो सिस्टम डज नॉट फॉलो एनी ऑर्डर, यूनिट इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल स्टेट लेकिन सब सेम काम कर, ठीक है। बुक किसका है, मैन स्टेट एंड वॉर। अभी मैं ये वाला पढ़ाई, अजय ये तो हो ये भी होंगे, अच्छा ये हो गया आंसर बाय ये ठीक है। तुम्हारा ना छूट गया है ना, जो वो रिकॉर्डिंग में देख लेना ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ना एक रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। ऐसे भी रिकॉर्डेड देखना, ना भी क्लास करूँ तो फिर भी रिकॉर्डेड देखना, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कीवर्ड बताओ। ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को फौरन बोलना चाहिए। हाँ ऑप्शन 1। वहाँ पे तो ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म से जुड़ा हुआ, अभी हम पढ़ाए तुम लोगों को कि ये किस चीज से जुड़ा हुआ, डिफेंसिव रियलिज्म, बस एक हटाओगे आंसर बन जाएगा, है ना। देखो न्यू रियलिज्म का कीवर्ड क्या है कि ये एनार्की बोल रहा कि आयरन 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 में वार इसलिए होता है कि एनार्की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, एनार्की है तो कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, तो लोगों को अपना सेल्फ हेल्प अप्रोच खुद अपनाना होगा, रिलेटिव गेन करके पावर को बढ़ाना होगा, ए बढ़ा रहा है तो बी को भी बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ पावर को बढ़ाओ लेकिन सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए, है ना। न्यू रियलिज्म बोल रहे हैं पावर को बढ़ाओ, मैं पावर बढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ किसके लिए,
डिफेंसिव पर्पस के, है ना, डिफेंसिव पर्पस के लिए आप पावर को बढ़ा सकते। तो न्यू रियलिज्म डिफेंसिव से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा द सिक्योरिटी डायलेमा कैन बी फॉर बिल्ड अप द स्टोर द मिलिट्री वेपन फॉर द ऑफेंसिव पर्पस। नहीं, ऑफेंसिव के लिए नहीं भाई, ये तुम्हारा ऑफेंसिव पर्पस रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। ये न्यू रियलिज्म बोलता है डिफेंसिव, है ना, डिफेंसिव के बारे में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन, एक तो पहले हम डी, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में कि एक चीज दिया हुआ डिफेंसिव के सिक्योरिटी डायलेमा, किसी न्यू रियलिज्म के अंदर क्या आता है, सिक्योरिटी डायलेमा, है ना। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, तुम अपना सिक्योरिटी के लिए वेपन बनाओ, लेकिन वेपन बनाना है सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए, किसके लिए, डिफेंसिव पर्पस के, है ना। और यहाँ पे बोला कि ऑफेंसिव पर्पस, तो ये गलत होगी, ऑफेंसिव पर्पस तो गलत चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एनार्की नेसेसरी टेन टू, हाँ इंटरनेशनल एनार्की की वजह कर तो टेंशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वार की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। इंटरनेशनल एनार्की की वजह कर ही लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प अप्रोच अपना रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट इनकरेज्ड बाय द फैक्ट द स्टेट प्राइमरी, कॉन्फ्लिक्ट लोगों को स्टेट को इनकरेज करती है पावर बढ़ाने के लिए, है ना, रिलेटिव गेन बढ़ाने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट तो वार होता है तब तो आदमी बोलते हैं कि अरे बाप रे बाप मुझे भी, हम क्या बोले कि नॉर्थ कोरिया जब हाइड्रोजन बम बनाया था, यूएस ने भी उससे भयानक बनाया और फिर रशिया ने भी उससे भयानक बना के रखा कि भाई हमारे पास उससे भी। जब 1945 में यूएस ने जब अपना एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेट बना और एटॉमिक बम बनाया, न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो यूएस बोला, रशिया बोला कि बाप रे यूएस जो है वो पावरफुल हो गया। 1949 में रशिया ने भी ज्यादा लेट नहीं किया, 1949 में ही फट सनी वो भी क्या किया, न्यूक्लियर वेपन बनाया, है ना। वो रिलेटिव गेन है कि मैं उसके सामने कमजोर पड़ जाऊंगा, है ना। अब कोई इन लोगों को रोकने वाला है नहीं, इसकी वजह से ही लड़ाई हो रही है, इसकी वजह से ही तुम्हारा इंटरनेशनल सिस्टम में जो है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, ठीक है। बाकी ये ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ऑफेंसिव बात आते थे ऐसा सॉल्व, जबकि साफ साफ लिखा है मुझे न्यू रियलिज्म का फ्यूचर को, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा, न्यू रियलिज्म का फीचर, न्यू रियलिज्म का फीचर मिल रहा है, इनारिकी, सेल्फ हेल्प, है ना, रिलेटिव गेन, रिलेटिव पोजीशन, है ना, तो दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंग रिलेटिव पोजीशन रखना, मेंटेन करके रखना है। सिक्योरिटी डायलेमा, लेकिन यहाँ ऑफेंसिव होता तो चार सही होता, लेकिन यहाँ पे डिफेंसिव होता, लेकिन यहाँ डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव है, इसलिए ये गलत होगी, ठीक है। मैं तुम लोगों को पीडीएफ भेज देती हूँ आज क्लास